बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक करंट एजुकेशन सिस्टम के मसाइल और उनका हल। तीन एक साथ में मबनी ये सीरीज है। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट, वेरी एक्यूट सेशन होने फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। नफ्सियात, किस तरीके से नफ्सियाती तौर पर हम मरीज बना रहे हैं अपने बच्चों को। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। आपके सवाल इसी तरफ डायरेक्टेड हों। किसी और दिन अपना कोई और जो सवाल आपने रखा हुआ है किसी और दिन जरूर पूछिएगा। आज के टॉपिक के मुताबिक ही सवाल कीजिएगा, ठीक है। सो अभी तो एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बता दूं कि ये कहानी जो है ना, ये शुरू कैसे हुई और इसके पीछे जो भी मूजिब थे, जो भी डजंट रियली मैटर कि क्यों इजाद हुई थी, मगर ये कुछ 100 साल पहले का वाकया है। रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि इतनी कोई रीसेंट इन्वेंशन है कि दुनिया में जो सबसे नई नई इजादात में से ये एक इजाद ये भी है जिसको हमने समझ लिया कि शायद ये आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है। ये पूरी की पूरी ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ टीचिंग, ये किसी भी तरीके से ये सच नहीं है। ये एक रिएक्टिव अप्रोच थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अपने जोबन पे थी, उनको मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी, मजदूर थे नहीं, लेबर फोर्स कम हो गई थी, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को जल्दी लेबर पहुंचाने के लिए इमरजेंसी का एक कदम उठाया था कि जल्दी से इमरजेंसी नाफिज करो, जितने भी जल्दी हमें अपने जो लेबर फोर्स है वो प्रोवाइड हो जाए। तो उसके लिए जितनी जल्दी आप किसी को आप इतना तैयार कर लो कि बस वो हमारे काम कर सके, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, ऑपरेशनल स्टाफ हो, फंक्शनल स्टाफ हो, जो भी काम है उनके लिए जल्दी जल्दी वर्क फोर्स तैयार की जाए। उसके लिए उन्होंने एक डब्बे में बच्चे इकट्ठे करने शुरू किए कि जल्दी जल्दी इनको तैयारी कराई जाए। दैट्स हाउ द करंट एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड, बिकॉज ऑफ एक खास सेक्टर था, एक इंडस्ट्री को जरूरत थी, मजदूर चाहिए थे, मजदूर तैयार करने की मशीन थी। और हमने इसको दीन भी इसमें से गुजारने, अब इसमें दुनिया भी इसमें से गुजारनी है, अपने तमाम अरमान भी इसी में से पूरे करने, अपना स्टेटस को का एक ढकोसला भी इसी में से पूरा करना है, और एक दूसरे से कंपटीशन भी इसी के थ्रू करना है। सो इसको चैलेंज करना इसलिए इतना जरूरी है कि जो चीज हमारे लिए बनी नहीं, जिस काम के लिए बनी थी, उस काम के लिए अभी भी कर रही है वो, तो तैयारी अच्छी है उनकी। और आप देख रहे होंगे कि उसका अभी तक फल ये दे रहा है दरख्त, क्योंकि अभी भी स्कूल का बच्चा जितना मर्जी जो मर्जी दिमाग लेके आता है, एंड में वो नौकरी बनाया जा रहा होता है कि उसको जॉब कब करनी है, तो जितनी जल्दी तैयार, जितने नंबर अच्छे आएंगे तो वो इस फील्ड में जाएगा, बुरे आएंगे तो फलां फील्ड में चला जाएगा। और इंसान की जिस्म और रूह दोनों तार तार करके रख देते हैं हम। ये सेशन मेरी कोशिश होगी कि मैं सॉरी उर्दू में ज्यादा करूं, करना मुझे इंग्लिश में चाहिए। सो कुछ एक साथ इसलिए अंग्रेजी में कर देंगे, मगर गौर से समझ लें कि ये क्यों क्यों मैं एक्चुअली मैं चैट पे ना वोट ले लेता हूँ कि ये अंग्रेजी में करें या उर्दू में करें। आप चैट में उर्दू या इंग्लिश लिखते हैं, पहले 100 वोट्स के अंदर हम पहले 100 वोट्स के अंदर एक बंदा एक ही वोट डाले, चलें फिर तो बात ही खत्म हो गई। 100 कहा था आपने, आपने 1000 वोट एकदम इस स्पीड से कैसे लिखते हैं भाई? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में शायद सिर्फ पाकिस्तान में। ओके बस ठीक है मैं समझ आ गया, उर्दू में करते हैं, उर्दू में। ओह माय गॉड, मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी के जितने भी जिनको उर्दू बिल्कुल समझ नहीं आती उनको इतनी समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, बहरहाल कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक इंसानी जो दिमाग है ना, वो एक खास सिस्टम के ऊपर, एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये जिस्म जो है ना परवान चढ़ता है। वो निज़ाम है। 2-3 अलग अलग साइंसेस अपने सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से हमें एक्सरे करके बता चुकी हैं कि बायोलॉजी के अंदर कि किस तरीके से दिमाग अपनी नशोनुमा कर रहा होता है, कौन सी स्टेजेस से गुजर रहा होता है। और एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर भी हमें पता चल गया कि किस तरीके से हमारी केमिस्ट्री वजूद में आ रही होती है। बेसिक साइंस छोड़ दें अभी कि आप मुसलमान है नहीं, मकसद है कि नहीं, किस जगह पे पैदा हुए, आपकी एथनिसिटी क्या है, सोसाइटी क्या कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बात की बातें। अभी हम खाली इस मशीन को सामने रखते हैं
और माइक्रोस्कोप के नीचे लेके आते हैं और देखते हैं कि इस मशीन में क्या हो रहा है। जब हम इस ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग को, उसकी डायसेक्शन करते हैं, बच्चे पहले दिन के बच्चे से लेके अगले प्रीनेटल स्टेज से ले लें, और उस फंक्शनिंग अडल्ट को ज़हन में रखें कि जो 30-32 साल का है, और जी हाँ, मुझे मैं चैट अभी बंद करने लगा हूँ। जी हाँ, मैं चैट डिसेबल कर दूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये गौर से समझ लें कि मैं क्यों चैट डिसेबल कर दी मैंने। ओके, अब वो हो नहीं रही है, वो हो जाएगी थोड़ी देर में चैट डिसेबल। इंसानी दिमाग ना अपनी खुद तस्वीर बता रहा है हमें, अपने तमाम तर स्टेजेस हमें दिखा रहा है, और उन स्टेजेस की तफसील में जाए बगैर कि कौन कौन स्टेजेस हैं, वो किसी और सेशन में हम करेंगे, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता हो। आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं, अभी इतनी पब्लिकेशन हो चुकी हैं, इतने जर्नल्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, कि जो मेरे टाइम पे नहीं थे, तो हमें वो फिर खरीदने पड़ते थे, प्रोफेसर्स के पास जाके लिटरली मिन्नतें करनी पड़ती थी कि हमें रिकमेंड कर दें। कोई ऐसे क्लब्स हैं जो कि वो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, या फिर आपकी अपनी पुरानी एजुकेशनल मोमेंटम इतना बना हो कि आपकी क्रेडिबिलिटी हो कि आप वो जर्नल्स के एक्सेस हो, तो वो खैर हम लेते रहे इस तरह। सो अब न्यूरोबायोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, बेसिक ब्रेन साइंस, जितने भी और इवन साइकोलॉजी इटसेल्फ, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये वो रेल्म्स थी जिन्होंने दिमाग को पूरी तरीके से स्टडी करना उनका मकसद था। अब जब जैसे ही वो तस्वीरें आई हमारे पास, जैसे किसी सैयारे पे कोई वॉयेजर गया, उसने मार्स की तस्वीरें ली, या जुपिटर की पहली दफा जब तस्वीर आई थी, तो पता चला था कि क्या चल रहा है उधर। तब बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स हुई थी, बहुत बहुत जल्दी स्पीड बढ़ गई थी हमारी तरक्की की, क्योंकि ज्यादा डेटा आया था, नया डेटा आया था, समझ आ गई थी बिल्कुल। इसलिए जुपिटर हो या कोई और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट और दुनिया में कायनात का, वो इतना बड़ा मसला नहीं, जितना इंसानी दिमाग जब हमें नजर आना शुरू हुआ तो बहुत ही बड़ा वाकया हो गया था। ओपनली सबसे पहले कुछ फाइंडिंग्स आई थी ऐसी, जिसके बाद हर फील्ड के बंदे ने एक डेटा उसमें से लिया था, पहला इन्फ्रेंस निकाला था कि इसका मतलब है अगर दिमाग ऐसे काम करता है तो ये चीज भी गलत है, हाँ वो चीज भी गलत है। हाँ, सबसे पहले सबने इकट्ठे हुए कहा, जिस मर्जी फील्ड से आया था, कि इसका मतलब है ये एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी गलती की हमने। जी हाँ, सबने सबसे पहले तो ये साइन ऑफ किया कि ये क्या करते रहे हमारे साथ, ये सारे पुरानी नस्लों वाले क्या करते बेचारे, उनको नहीं पता था। ब्रेन वॉज द ओनली ऑर्गन वेयर डॉक्टर्स नेवर सॉ द ऑर्गन एंड जस्ट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द आंसर्स ऑफ द पेशेंट। ब्रेन वाहिद उज़ था जिस्म का, जिसका डॉक्टर उस उज़ को देखे बगैर उसका इलाज करता होता था। ये तो 83 में, फिर 2013 तो 3 में, फिर 13 में स्पेक्ट इमेजिंग आई, तो तब हमें पता चला कि ब्रेन के साथ हो क्या रहा होता है, कौन कौन सी जगहों के ऊपर किन किन मामलात के साथ हमने ब्रेन डैमेज कर रहे होते। सो एजुकेशन सिस्टम ब्रेन बताएगा कि इसके ऊपर फोकस है ना, और तो कोई जिस्म का उस नहीं, इस पे एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है, वो एक अलग बात है। अब आजकल का एजुकेशन सिस्टम जिस्म के बाकी के अज़ा भी टिकर करवा रहा होता है, जो हालात हो गए हमारे, मगर बना ये दिमाग के लिए था। ये एजुकेशन सिस्टम इसकी डेवलपमेंट के लिए बनाया था। किसी एक भी स्कूल के ओनर को ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स है, ये हम बच्चे को भी पता होते, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने अपना स्कूल नहीं खोला दुनिया में। यहाँ पे नहीं, खाली यहाँ पे तो चलो सारे व्यापार है ना, वो तो आंटी और अंकल के वॉलेट को देख के स्कूल सिस्टम प्लेस करते हैं, यहाँ पे फ्रेंचाइज खोलो, यहाँ पे पैसे देने वाले ज्यादा है, या स्टफ लाइक दैट। ब्रेन, जो बच्चे का ब्रेन है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये सिस्टम नेचुरल डिमांड है हमारी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत नहीं। ओके, सो थोड़ा से समझ लें इस बात को कि आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखें। तो हम मुसलमानों को तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो पैदा ही मकसद के अंदर होते हैं, लाइफ ही मकसद के अंदर गुजारते हैं, और लाइफ एक खास डायरेक्शन के अंदर नहीं गुजरी तो हमें डिप्रेशन होती है, हमें तो पता है, क्योंकि कुरान कहीं से आयतें सुना रहा है, हदीस कहीं से रिमाइंडर्स दे रही हैं, औलिया उलमा सब के सब हमें एक बेसिक रिमाइंडर्स हर वक्त दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला उलमा के दर्जात बुलंद करे, पूरी पूरी उम्रें दे रहे हैं कि भैया मकसद से ना हट जाना। कुरान पाक सेंट्रल बुक है हम सब की, तो हमें तो कभी भी नहीं इस बारे में
कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन होती है कि बच्चे के साथ हमने करना क्या है। हम कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे होते हैं, आड़ी तिरछी सही कर रहे होते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने हमारे बच्चे हाईजैक कर रहा होता है, और हमारे छोटे छोटे खुदा निकल आते हैं और वो ओके करते हैं, कमर पे थपकी देते हैं कि ठीक जा रहा है बच्चा, ठीक जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ए ग्रेडर है, और ये फिर ओ लेवल में ए ग्रेड, कितने एज आ गए हैं, ए लेवल में कितने एज आ गए हैं, फिर अब कैम्ब्रिज, आईबी, हार्वर्ड, येल, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, दिस थीसिस, दैट डिसर्टेशन, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि एंड इन माइंड माँ बाप के छोटे छोटे खुदा बताते हैं कि डॉलर इकट्ठे करने हैं, अच्छी जॉब होगी तो नाम बड़ा होगा खानदान में। ऐसे माँ बाप के लिए तो परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करता है। और आपने देखा होगा कि तमाम स्कूल, एटलीस्ट पाकिस्तान के तो इंडिया के, अपने बोर्ड के ऊपर स्कूल का नाम लिखने की बजाय परसेंटेज बताते हैं हमारे ए ग्रेडर्स कितने हैं, कितने बच्चों ने ए ग्रेड लिया है। मतलब जब गिरना हो ना किसी ने, तो मुंह के बल गिरना हो, तो ये मिसाल होती है कि किसी स्कूल के बाहर जाए, और मैं बिला तफरीक तमाम स्कूलों की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन भी नहीं मिलती ना हमें तो। और जो करोड़ में से एक एक्सेप्शन मिलती है, वो अपने चार चांद ना लगाएं, अपनी सीवी ना चमकाएं, बिकॉज दे शुड हैव बीन वे मोर वोकल about why the education system is wrong, even though I know they don't even exist. But even if they did exist, where is the voice? Where is the training that we all needed when we were, choosing uh, the next 10 years of my child? अगले 10 साल क्या करोगे तुम? अब मैं उन सोशल इश्यूज की तरफ अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस वक्त साइकोलॉजी है। मैं सोशियोलॉजी की तरफ नहीं जा रहा। सोशल इश्यूज, अगर किसी जगह पे बीमारी का गढ़ क्रिएट करना हो ना, वो जोहर जहां पे असली वायरस पलने हैं, तो वो इस एजुकेशन सिस्टम के साथ ब्लड टाइप मैच करता है। बिकॉज हर तरीके से वो वाली चीजें, एक टीचर को भी वो बीमारी लगी हुई होती है, और वो वही वाले बीमारियों को, वही वाले वायरसेस जो सोशल वायरसेस हैं, वो उधर हार्बर कर रहा होता है, और वहां पे सब लोग आ रहे होते हैं और अपने अपने बीमारियां प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और उनको रिकग्निशन मिल रही होती है। ये एक ऐसी बहस है जिसके ऊपर 10 सेशन भी करूं तो कम है, किसी और दिन करेंगे। इस वक्त मैं नफ्सियात को पिवट बना के पूरा का पूरा सेशन उसके अराउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन केमिस्ट्री, बायो, जो आपकी बायोलॉजी है, वो क्या आवाज लगा रही है, गौर से समझ ले। पहली किस्त तो साइंस समझानी जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे ना एक वकील निकल ही आता है। मैं जब भी कोई वीडियो साइंस की बिना पे करता हूँ, एक वकील नीचे से आता है कि अच्छा आप, तू बताएगा हमें हमारे बुजुर्ग सारे गलत थे। कोई तो बताएगा ना। मैं अपने किसी अंकल से कह दूंगा, वो बता देगा, ताकि आपका ईगो ट्रिगर ना हो। मेरे पास भी बुजुर्गान है, उनसे कहूंगा ये वाली बात कर दे। अभी वो नहीं अवेलेबल, उनको पहले समझाना पड़ेगा ना, फिर वो समझ जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। आप तो समझ लें, या जिनको समझ आ रही है उनके बीच में क्यों खड़े हो रहे हो आके? साइंस समझ लें। हमारी जो केमिस्ट्री है ना, अल्लाह ताला ने ब्रेन के अंदर जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम पानी पे चलता है। पानी और बिजली, लिटरली पानी और बिजली पे चलता है। हमारे ब्रेन का सिस्टम पानी और बिजली पे चलता है। दिस इज लिटरली एक जो पानी, जो तरबेला डैम और मंगला डैम है ना, उधर से पानी और बिजली प्रोड्यूस होती है। ये एग्जैक्ट वही सिस्टम है हमारा। इस पानी की, क्योंकि कंपोजिशन अलग अलग तरीके का फार्मूला होता है हर हार्मोन का, इसको हार्मोन बोलते हैं, तो वो सारे के सारे हार्मोन्स अपनी अपनी एक खास कैपेबिलिटी रखते हैं, और वो ब्रेन के एक न्यूरॉन के अंदर से ट्रांसफर हो रहे होते हैं, और वो डिटरमिन करता है, वो हार्मोन डिटरमिन करता है कि आपकी इमोशनल बिहेवियर कैसा होगा दुनिया में। ये है हार्डवेयर। अब मैं इसको हार्डवेयर बोलूंगा तो आपके जहन से पानी जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। हालांकि ये सारा का सारा वेटवेयर है, दिस इज वाटर। जो हार्डवेयर असल में है ना, वो हमारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स के को, अभी मैं न्यूरॉन ही बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने न्यूरोबायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यूज की तो आदि तो आवाम कहेगी कि पता नहीं कौन सी साइंस खोल दी। बेसिक न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? वो एक धागा जिसके थ्रू सारा का सारा ब्रेन अल्लाह ताला ने सी के रखा हुआ है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूरॉन, राइट? अभी अभी के लिए। सो न्यूरॉन्स की जितने ज्यादा होते हैं, उतना ही ज्यादा ज़हीन होता है बच्चा। बस आसान करके बता दिया। असल में मुझे पता है मैं जरा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मगर अभी के लिए इतना काफी है। मैं अभी सिर्फ साइंस बताऊंगा इस सेशन में। जब एक बच्चे के न्यूरॉन्स हार्डवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोई रुकावट आ रही होगी, तो ब्रेन की डेवलपमेंट के अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा रखा हुआ है कि अगर एक खास हिस्सा ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो एनर्जी बाकी की जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रही होगी, तो वो वाला हिस्सा खत्म होना शुरू हो जाएगा।
ये बेसिक ब्रेन एनाटॉमी, बेसिक फंक्शंस ऑफ द हार्डवेयर ऑफ द ब्रेन है। और जो चीजें ज्यादा डेवलप हो रही होंगी वो सारा का सारा ब्रेन उधर एनर्जी फोकस करेगा अपनी, जहां पे एक्टिविटी ज्यादा हो रही होगी। ओके। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते 1 2 3 सालों के अंदर ब्रेन के वो वाले न्यूरॉन्स बिल्कुल ही ये समझ ले मर जाएंगे। ठीक है। अब ये तब है जब वो न्यूरॉन बने हुए हों। तो अब एक बच्चा छोटा 3 4 साल का अगर डाल देंगे आप स्कूल में, 3 4 साल का बच्चा स्कूल में डाल दिया आपने, तो उसका तो ब्रेन अभी बन रहा था, तो उसके ब्रेन में वो न्यूरॉन बनेंगे ही नहीं। जिसके बने हुए हैं वो मर जाएंगे, और इसके बने नहीं हुए और वो वाले ब्रेन के हिस्से को ना ट्रिगर कराया गया, तो वहां पे न्यूरॉन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, सिंपल, क्योंकि अभी तो वो दिमाग बन रहा है उसका। अभी जो लेटेस्ट न्यूरोबायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्रेडिटेड जर्नल्स बोल रहे हैं वो ये कि 28वें साल तक प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स बन रहा होता है, ये वाला हिस्सा बन रहा होता है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं 12वें साल में बना देता हूँ, 13वें साल में इसकी इतनी अमाउंट बन जाती है। साइंस भी कह रही है कि हाँ आप डिसीजन मेकिंग, डिसीजन सारे यहाँ से लेते हैं। ओके। जो एनालिसिस का हिस्सा है ना, एनालिसिस का, वो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एनालाइज करता है। अल्लाह ताला ने भी कहा कि यहां से फैसले करता था, तो चल तुझे यहीं से पकड़ूंगा, तो क़यामत वाले दिन भी तौक यहाँ पे लगेगा हमारे हर इंसान के। यहाँ पे एक क्लिप लगा हुआ होगा, और वो क्लिप आसमान की तरफ जा रहा होगा, तार लगी हुई होगी। ये अल्लाह ने हमें बताया हुआ है। ठीक है, हशर के वाले दिन, हशर के मैदान में यहाँ से डेटा लिया जा रहा होगा उससे कि ये यहाँ से सोचते थे ना, ये काम किए ना, ये फैसले करते थे ना, ये वाकयात हुए तेरे साथ ना, तूने ये फैसला किया था ना, खुद सोचा था ना, हमने तो नहीं जबरदस्ती की थी, यहाँ पे शैतान तो नहीं आया था ना, खुद तेरा नफ्स खुद तुझे कन्विंस कर रहा था। ये वाला हिस्सा अल्लाह ताला ने जब ये दिमाग का हिस्सा बनाया, तो उसकी एज अल्लाह ने रखी 12वां साल। 11वें साल के अंदर कुछ लोगों का एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, 9वें 10वें साल में भी डेवलप हो जाता है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, उसके ऊपर भी स्टडी है, किसी और दिन बताएंगे। एक्सेप्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल आप सबके बच्चों में बहुत 10,000 में से एक ऐसा है जिसकी 9वें 10वें साल में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। जो ज्यादातर बच्चे हैं उनकी 11वें साल के बाद ही शुरू हो। जैसे ही 11वें साल में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनता है, आपके दो मेजर हॉर्मोन्स अपनी जगह पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका उनका काम आप शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपके जिस्म के अंदर बाकी की सारी उस हार्मोन की बेसिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। सो हम चूंकि ब्रेन देख नहीं सकते, बाकी का जिस्म हमें नजर आ रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं दी एज ऑफ पुबर्टी। असल में यहाँ पे वाकया हो रहा है, मगर चूंकि नजर नहीं आ रहा, तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। असल में यहाँ पे वाकया सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं होता, और वो बच्चा फिर यहाँ के उस से डिसीजन सही नहीं कर सकता, या बहुत ही अच्छे ले रहा होता है मगर बाकी के मामला उसके खराब हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन में होता है। या ये ठीक है और बाकी के हालात खराब है, या बाकी के हालात ठीक है और ये खराब है, मतलब इन अ जनरल इक्वेशन, तो वो फिर रिएक्टिव हो जाता है। और हर 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट, चूंकि उसको ब्रेन स्टडी कराई नहीं जाती, वो तो साइकियाट्रिक मेडिसिन में कराई जाती है, तो वो कहता है टीनेजर है तो हाँ ये तो टेंट्रम्स थ्रो करेगा ही, इसके हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। हालांकि उसको ये नहीं पता कि ये दिमाग कैसे डेवलप हो रहा है। हॉर्मोन्स तो पहले ही डेवलप थे, उनको जगह, उनको फंक्शनिंग लोब चाहिए थी, लोब अब बनना शुरू हुई है। अब वो लोब किसी काम से बन रही है, फ्रंटल लोब, वो काम नहीं कर सक रहा वो बच्चा, इसलिए वो इतना ज्यादा क्रैंकी और ग्रम्पी हुआ हुआ है, और इतना ज्यादा इरिटेटेड रिबेलियस हुआ हुआ है। उसको अगर सही तरीके से चैनल किया जाता तो ये बेस्ट एज थी उस वक्त उसकी मोरालिटी को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर देने की। अगर वो सही नहज पे ऑर्गेनिकली डेवलप हो रहा होता, तो ये है वो असली मोमिन जिसने सबसे पहले सबसे बड़े सवाल करने थे, क्योंकि एकदम डेटा आता है 1 साल के अंदर अंदर 23% ऑफ द ब्रेन एकदम डेवलप हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर। इससे बड़ा वाकया पूरे के पूरे बायोलॉजी में नहीं है कि जब एक ह्यूमन मैमल का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। अब जाहिर है पूरा का पूरा तो नहीं डेवलप होता, मगर इतना हो जाता है कि यू हैव नो आइडिया किस लेवल पे उसकी मेटामॉर्फोसिस, बिगर चेंज क्रिएट हुई है। वो इंसान ही कोई और था, शख्सियत ही कोई और थी, उसके अंदर के हालात, केमिस्ट्री कोई और थी। अचानक इन मैटर ऑफ डेज उसकी केमिस्ट्री बदल रही है, उसकी पर्सनैलिटी बदल रही है, और उसकी पूरी हैयत तब्दील हो रही है। अब जो
चेंज, वो नई पोजीशन के ऊपर आ रहा है, वो उस पोजीशन की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोगों से चीखे मारता है। हम लोग पूरी नहीं कर सकते, हमें नजर नहीं आ रहा अंदर क्या हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देते हैं। और जब रेजिस्टेंस देते हैं तो वो रिएक्टिव होता है, उसको हम कहना शुरू करते हैं तू बीमार है, तू टीनेजर है, तेरे साथ ये नेचुरल फिनोमेना होगा, कुछ सालों में तो ठीक हो जाएगा। हालांकि हम क्या कह रहे होते हैं, हम बीमार हैं, होना ये चाहिए, हम इतने बीमार हैं कि तुझे हमारी बीमारियां नजर आना शुरू हो गई हैं, और तुझे कुछ ही अरसे में बीमार कर देंगे, तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा, तू नहीं ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, तू भी उतना ही गलत हो जाएगा जितना हम हैं, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। ये है असलियत टीनेज डिसऑर्डर की। जब आपका डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट बोले ना कि यार टीनेजर तो ऐसे ही करते ही हैं, तो वो ये बता रहा था कि मैं और आप तो एक जितने बीमार हैं, बच्चा भी बीमार करने के लिए 1-2 साल दे देते हैं, नहीं मानता तो सजा दे देना। जैसे कि किसी जेल में कैदी के साथ सलूक किया जाता है, बच्चा उस वक्त अपने ऊपर वो वाला सलूक समझ रहा होता। अभी मैं सिर्फ साइंस बता रहा हूँ, टॉपिक एजुकेशन सिस्टम में याद रखिएगा। अब आपको साइंस समझनी चाहिए कि ये ब्रेन के साथ हो क्या रहा है, दिमाग की स्ट्रक्चर हार्डवेयर से गुजर रहा है। अब वापस आए, ये क्लाइमैक्स बताना जरूरी था ताकि आपको पता चले पीछे से क्या होता आ रहा है। When a child is at day 1 and when the child is at day 1000 days के अंदर अंदर more than 80% of the brain's cells create न्यूरॉन्स, 80% न्यूरॉन 1000 दिनों में क्रिएट होते हैं। ओके, इसको फर्स्ट 3 इयर्स बोलते हैं, तो चलें फर्स्ट 3 इयर्स बोल लें। मगर 1000 दिन का ऐसा ग्राफ है कि जीरो से बिलियंस न्यूरॉन्स क्रिएट होने 1000 दिन के अंदर अंदर, कितना बड़ा वाक्य है। उस दौरान अम्मा का जो, वालदा का जो फर्ज है, वो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। पेरेंटिंग का इशू नहीं है, पेरेंटिंग का टॉपिक नहीं है मेरा मतलब है, इसलिए मैं इसको इस तफसील में नहीं जाऊंगा। हालांकि मेक और ब्रेक है, जितना मर्जी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बना लें, बाकी का हिस्सा बना ही नहीं हुआ तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ने बेचारे ने क्या प्रोसेसिंग कर लेनी है। सो अगर बच्चा डम करना है तो ये पहले 1000 दिनों के अंदर कोई मेजर टीका लगा दें, डम हो जाएगा, परमानेंटली डम हो जाएगा। और अगर बच्चा इंटेलिजेंट करना है और उसका IQ 30 to 40 इंडेक्स पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस में लेके आना है अपने और अपने हम असरों के, तो ये पहले 1000 दिन और 9वें साल से लेके 12वें और 13वें साल के बीच के ये 1000 दिन, 10, 11, 12, ये 1000 दिन और पहले 1000 दिन, ये 2000 डेज की वो जोन्स हैं कि आपका बच्चा या जीनियस हो जाएगा या परमानेंटली डम हो जाएगा। अच्छा बच्चा दोनों होंगे, बुरे बच्चे दोनों होंगे, अच्छे और बुरे की पर मत जाइएगा, ठीक है। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं खेल रहे हैं हम, इस वक्त साइंस बता रहे हैं। सो डम बच्चे भी तो अच्छे हो सकते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ हम डैमेज कैसे करते हैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ IQ की बात कर रहा हूँ। अब आ जाएं EQ की तरफ, इमोशनली डैमेज कैसे करते हैं। जब आपके हॉर्मोन्स के जो ये सेंटर्स बन रहे होते हैं, सेंटर भी एक ब्रेन के हिस्से को ही कहते हैं, और भी जिस्म में हिस्से होते हैं हार्मोनल सेंटर्स के, इस वक्त मैं ब्रेन पे फोकस्ड हूँ, ठीक है। सो इमोशनल सेंटर्स जब बन रहे होते हैं, इमोशंस का मतलब होता है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के सेंटर्स जब बन रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर उसको वो वाली ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं मिल रही जो कि एक नेचुरल फ्लो में अल्लाह ताला ने तमाम तर अपनी किताब में वही डिमांड लिखी हुई, बताता हूँ आपको किसी और दिन, कुरान पाक किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमें बता चुका है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कुरान पाक में एज इज है, हदीस में एज इज है, सीरा भरी पड़ी है, भरी पड़ी हुई है सीरा, किस तरीके से बच्चे की परवरिश करनी है ऑर्गेनिकली। सो 3-4 मेजर हॉर्मोन्स एट प्ले हैं। अगर वो 3-4 मेजर हॉर्मोन्स सही तरह डेवलप नहीं हुए और सही तरह डायरेक्ट नहीं हुए, दोनों बातें याद रखनी है आपने, सही तरह डेवलप नहीं हुए या सही तरह डायरेक्ट नहीं हुए, तो दोनों केसेस में आपने अबू जहल क्रिएट कर दिए, गारंटीड। क्योंकि अब मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ, वो डम है या इंटेलिजेंट है, ये मैंने IQ के अंदर बात की, वो हार्डवेयर की बात है। जो जो आपके इमोशनल सेंटर्स हैं, वो अगर सही तरह क्रिएट नहीं हुए या फिर डायरेक्ट नहीं हुए, तो इतना सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, नार्सिसिस्टिक बच्चा आप पाल रहे हैं, या फिर इतना overly confident in terms where he is not supposed to be in, he's going against the scales of fairness, या फिर इतना अंडर कॉन्फिडेंट और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बच्चा पाल रहे हैं। देखो एग्जैक्ट दूसरे दोनों स्पेक्ट्रम्स होते हैं कि उसके सेंटर्स डेवलप ही नहीं होने दे रहे, और हो रहे हैं तो इतने मिसडायरेक्टेड हैं कि वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन के अंदर घुस जाता है। इमोशंस ये काम करते हैं, ये दोनों काम यकमुश्त करने की मशीन को पाकिस्तानी अम्मी बोलते हैं या पाकिस्तानी अब्बू।
और इसको तेज करने की मशीन को पाकिस्तान की उस्तानी बोलते हैं। ये दोनों IQ डैमेजिंग, EQ डैमेजिंग और मोरालिटी क्रैश कर देने का कोर्स कराना हो तो हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये 3 मोहरे छोड़ दें। 3 मोहरे कौन है? 3 मोहरे हैं अम्मी, अब्बू और मैडम। ठीक है, चाहे वो मुताला पाकिस्तान की हो, चाहे वो इस्लामियात की हो, फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, जो भी हो, उसको ये नहीं पता कि कौन सी मशीन उसके सामने है, तो वो जो भी करेगी तो वही समझ लें डॉक्टर ने डॉक्टरी नहीं पढ़ी हुई, मगर हाथ में उसके स्कैपल है, छुरी है, और आप कहते हैं सीने में दर्द हो रहा है बस, और कुछ सर्जरी कर दे, तो उसने छुरी से खोलना है, जो कुछ नजर आना है, उसको नहीं पता कहाँ कहाँ पे दर्द, उसने सब कुछ निकाल लेना, या फिर कुछ ऐसी चीजें डाल देनी है कि उसके बाद आपको जितना मर्जी सी ले, आपने वापस उस बिस्तर से उठना नहीं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ मोर इंटेंस वे विद द ब्रेन। दिमाग के साथ जब हम करते हैं काम, तब चूंकि दिमाग के ना मसाइल होते ऐसे हैं कि जब दिमाग ये वाला ऐसा उज्व है, बाकी के जितने भी उज्व है ना, वो मसला करें तो मरीज को दर्द होता है, ये याद रखिएगा, तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। दिमाग ऐसा उज्व है कि इसमें अगर डैमेज हो जाए तो मरीज के आसपास जितने लोग हैं उनको दर्द होता है, उनको दिक्कत होती है, उनको तकलीफ होती है। ये इतना आउटबाउंड किस्म का उज्व है, इसमें मसला आएगा दुनिया को तबाह कर देगा, खुद ठीक होगा बाकी सबको मार देगा, और बाकी उस जितने हैं कि जिसमें मसला आएगा तो दुनिया ठीक रहेगी, ये खुद बेचारा गया, चाहे गुर्दे हो, दिल हो, मैदा हो, फेफड़े हो, जो भी उज्व हो, ये मरीज को खुद डैमेज करता है। और दिमाग जब खराब हो जाए तो लोगों को डैमेज करता है, बीवी को डैमेज करता है, शोहर को डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करता है, बॉस को, सबॉर्डिनेट्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ये वो इमोशनल साइड बता रहा हूँ। सो दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी मैं एजुकेशन सिस्टम को प्लेस करता हूँ इसके अंदर, पहले मैं आपको साइंस समझा रहा हूँ। ओके, पहली किस्त में साइंस ज्यादा होगी, अगली किस्त में इमोशनैलिटी ज्यादा होगी, और तीसरी किस्त में सोशियोलॉजी ज्यादा होगी, फिक्र नहीं करना, तीनों में एजुकेशन सिस्टम को मैं आपको प्लेस करके बताता हूँ। अब आपके ब्रेन सेंटर्स अभी बन रहे हैं, अभी बने नहीं है, पहले 1000 दिन पूरे नहीं हुए, ठीक है, और आपकी अम्मी पहले से प्री स्कूल, डे केयर और वट जो भी प्लान बना रही हैं, तो उस वक्त जो ब्रेन सेंटर के जो ब्रेन के जो न्यूरोनल फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट करने की मशीन को फ्यूल चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के पास था जो सगा बाप या सगी माँ की लेवल की इंटेंसिटी रखता है कि वो ब्रेन के सेंटर्स के ऊपर काम कर सके थ्रू सर्टन एक्ट्स एंड बिहेवियर, जो कि अल्लाह ताला ने फर्ज करार दे दी है, सीरा ने सुन्नत करार दे दी। वो अगर नहीं पूरे हो रहे तो आपके न्यूरॉन्स डेवलप ही नहीं हो रहे। सिंपल, आप साइंस के थ्रू बता रहा हूं आपको, मैं तो मुसलमान हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल ने पहले ही बता दिया था, मगर चले आप मुसलमान नहीं है, ये आप समझते हैं यार मौलवी वाली बात ना कर, तो चले गूगल करें, शाबाश, देखे न्यूरॉन्स डेवलप कैसे होते हैं बच्चे के, आपको पता चलेगा न्यूरोनल डेवलपमेंट फैक्ट्री में 3 मेजर हॉर्मोन्स का काम है। ओके, और तीनों के तीनों मेजर हॉर्मोन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू अपनी ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी में आते हैं, और अगर वो नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि मतलब है कि ऐसा है जिसमें इनसिंसियरिटी का, केयर फ्री का, लैक ऑफ अटेंशन का, लैक ऑफ फिजिकल अफेक्शन का 100% उस मॉडल के ऊपर, जिस मॉडल में बच्चा खुद जिस्म बागी का जिस्म कह रहा है कि मुझे पालो, उसकी बजाय अम्मा कह रही नहीं मैं तुझे पालूंगी, मुझे मेरा जो जिस्म कह रहा है मैं उस पर तुझे ढालूंगी, तो फिर आप उस नर्वस सिस्टम को ही नहीं आपने ट्रिगर किया जिस नर्वस सिस्टम में उसकी ग्रोथ होनी थी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे ही बच्चा पहले 1000 दिन का आप स्कूल में डालते ना, मैंने फिर कहा पेरेंटिंग के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ कि 60 आवर्स का पेरेंटिंग की ऐप के अंदर वीडियोस हैं, उसमें ये तफसील है, आई थिंक 4 आवर्स का सेशन है खाली पहले 1000 दिन के ऊपर, 4 आवर्स की टोटल डेप्थ है, स्लाइड चल रही है, वो अब जब ऐप आएगी इंशाल्लाह उसमें चलिए, या फिर हम एक और यूट्यूब चैनल ने मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप पेरेंटिंग का टोटल चैनल हमारे साथ खोल लें, तो अगर वो साइन अप हो गया इंशाल्लाह भी उसमें आ जाएगा। अभी आपको हमने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस करवाना है। ओके, सो वेयर आर वी आर when a child is going to go through daycare or pre-nursery, pre-daycare, post-daycare, pre-nursery, nursery, before the age of 5 or before the age of 6, before the age of 4, बच्चा अगर घर के environment की बजाय
उन लोगों में जा रहा है कि जिनके थ्रू उसको ये सेंस आ रही है कि दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू बी केटरिंग टू माई इमोशनल डिमांड्स एंड नीड्स, तो वो कोपिंग मैकेनिज्म में चला जाता है कि ठीक है फिर मैं कोप करता हूँ, ठीक है आप सारे के सारे वो बंदे जो मेरे घर के नहीं है, तो मैं ये जैसे ये बिहेव करें मैं सब वो बिहेव करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही आपको उस एज में ये साइकोलॉजी मिलना शुरू हो जाए, जो डे केयर में मिलती है, जो कि प्री स्कूल में मिलती है, तो आपका ब्रेन नेचुरली इस पूरे के पूरे साइकिल को परफेक्ट कर लेता है। आप फिर सारी उम्र इसी साइकोलॉजी के अंदर रहते हैं कि जो कुछ चल रहा है बस वही चलते रहना है, और जो भी अथॉरिटी फिगर आपके ऊपर आएगा उस वक्त आपने उसको वही वाला मनसब देना होता है कि जो असल में आपके अम्मा अब्बा का मनसब था। और एक्चुअली में यहाँ पे मनसब प्रैक्टिस करने के लिए अल्लाह ने मना किया हुआ है, मगर मैं चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सारे घर में इसलिए बता रहा हूँ। सो मदर गेट्स रिप्लेस्ड बाय एनी अथॉरिटी फिगर। वो अमूमी तौर पे डे केयर की टीचर नहीं होती, डे केयर की वो केयर टेकर्स होती हैं, जो भी नर्सिस होती हैं वहां पे। सो होता क्या है कि असल में यहाँ पे वो जो मनसबदारी है ना, वो अल्लाह ताला ने मना की हुई थी। यहाँ पे सिर्फ अफेक्शन एंड अटेंशन देनी थी। ये नर्सिंग की एज है बच्चे की, यहाँ पे हायरार्की देनी ही नहीं थी। जैसे ही आप अदर देन सिबलिंग्स उसको डेली एक्सपोजर देना शुरू कर देंगे तो हायरार्की में एंटर हो जाएगा। और अगर आपका ब्रेन उस वक्त हायरार्की में एंटर हो गया कि जिस एज में ब्रेन अभी बना ही नहीं हुआ, तो फिर आप वो हायरार्की कभी भी नहीं टूटनी। एक्चुअली वो तो छोटा मसला है कि हायरार्की ना टूटे। वो हायरार्की की बेस के ऊपर जो हायरार्की है उसी के कंपार्टमेंट्स, जो डिमांड ऑफ टॉप ऑफ द हायरार्की है वही डिमांड पूरी करने के लिए ब्रेन के जो कंपार्टमेंट्स चाहिए वही पूरे कर रहे होंगे। दैट्स इट। इन अदर वर्ड्स, यू आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट द ब्रेन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ब्रेन के सारे लोब्स यकमुश्त डेवलप करने जरूरी थे। अब मसला यह है कि उस एज में तो लोब्स ही नहीं बन रही। अभी तो आपका बेसल गैंग्लिया प्रोड्यूस है, उसके ऊपर आउटर रिंग बहुत ही क्रूड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके न्यूरॉन्स बना रही है। उस दौरान उसको माँ और बाप की सेल्फलेसनेस, टोटल अटेंशन, बिल्कुल बादशाह सलामत की तरह की ट्रीटमेंट चाहिए थी। लिटरली बादशाह की जिस तरीके से कनीज होती है वो भी कम सर्विस देती है जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को सर्विस देती है, बाप अपने बच्चे को सर्विस देता है। फिजिकली अफेक्शनेट, हर वक्त सीने से लगा के रखना, जब भी उसको कोई मसला उसी वक्त भाग के उस वक्त पहुंच जाना। दिस इज द फर्स्ट 3 years दैट ह्यूमन ब्रेन, ये कोई नखरा नहीं है इंसानी बच्चे का, ये उसकी जरूरत है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जो कुरान पाक से साबित है। हमारा जो इकोसिस्टम का सीडीपी है ना, उसमें सबसे पहले हमने बायोलॉजी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बायोलॉजी के अंदर जो हमने सीडीपी रन किया था, तो वो आपने उसकी, अल्लाह करे मैं वीडियो रिलीज कर सकूं आपके सामने, उनकी मीटिंग्स। इंसान वाहिद जानवर एनिमल किंगडम के अंदर आया है। इंसान एक वाहिद मखलूक है जो जानवरों के फाइलम में से जो भी मैमल्स हैं, तो मैं इंसान को जानवर नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इंसान जानवर नहीं है। बहरहाल इन बायोलॉजी तो हमारी मेक वही है जो कि बाकी के एनिमल्स की है कि हम भी मैमल्स हैं, हम भी खाना खाते हैं, हमारा भी वही ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। हम ऐसे करके नहीं दुनिया में आ जाते हैं, हम प्रॉपर एक प्रोसेस से एडल्ट बनते हैं। सो इंसान में वाहिद मखलूक है मैमल्स के अंदर जो कि प्री मेच्योर बर्थ लेता है। यहां से आपको समझ आएगा एजुकेशन सिस्टम को मैंने कैसे कनेक्ट करना है। दुनिया का कोई भी मैमल इतना कम अरसा अपनी माँ के पेट में नहीं रहता। दुनिया में कोई भी जानवर दुनिया में आता है तो आते ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है। देख लें आप, सिवाय इंसान के बाकी के सारों का, इसको एक खास पीरियड बोलते हैं बायोलॉजी में। वो पीरियड इतना थोड़ा है इंसान का कि जिसमें इंसान की डेवलपमेंट नहीं हुई होती। नेचुरल रिक्वायरमेंट में 2.5 साल, बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट में 2.5 साल माँ के पेट में रहना चाहिए था बच्चा, मगर 9 महीने के बाद इंसानी बच्चा दुनिया में आता है और वो कहता है कि आप ये 2.5 साल पूरे करके दो। और साल, 1.25 साल इस तरह की जेस्टेशन पीरियड्स बाकी के मैमल्स के अंदर हम देखते हैं, और निकलता है और कहता है कि खाना दो बस, बाकी जो आप खा रहे हैं हम भी वही खाएंगे। गाय का बच्चा भी कहता है हमें जो आप खा रहे हैं हम भी खा लेते हैं। इंसानी बच्चा ऐसे नहीं कहता। घोड़े का बच्चा ही कहता है किधर जाना है चलो पीछे पीछे, मैं आप आगे के चले मैं पीछे भी चलता हूँ। देखे था बाकी के मैमल्स। और इंसान क्या करता है कि मुझे तो यही नहीं पता तुम लोग कौन हो, मैं किधर आ गया हूँ। खाने का मतलब क्या होता है, चलने का मतलब क्या होता है? ये ही इज एन एलियन इन दिस प्लेनेट बिकॉज वी आर ऑल बिहेविंग इन अ टोटली डिफरेंट वे एंड दिस चाइल्ड डजंट इवन नो व्हाट बिहेवियर इज। गौर से समझें, ये वो 1000 दिन थे जो कि आपने पूरे करने थे, और आपने उन 1000 दिनों में से 600 दिन काम वाली को दे दिए, 200 दिन डे केयर की टीचर को दे दिए,
बाकी के 85 दिन साल के क्लास टीचर को दे दिए। ये वो 1000 दिन हैं जो कि आपके दुनिया में सारे के सारे मैमल्स माँ के अंडर पलते हैं, और हमारे बच्चे यू नो टीचर और डे केयर और बीकन हाउस सिटी स्कूल की अम्मियों के अंडर पलते हैं। So you need to understand how big of a problem that this whole science is against. अभी मैं एजुकेशन सिस्टम में एंटर करने के लिए डे केयर, ग्रेड 1, किंडरगार्टन, प्री स्कूल, प्री नर्सरी, ये सब अम्मियों से बात कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है उसके हार्डवेयर के साथ डैमेज करना बंद कर दें। आपने सॉफ्टवेयर पे डैमेज करना है, कहीं पे काबिल कबूल नहीं है, मगर वो छोटा नुकसान है कंपेयर एक बंदे के हार्डवेयर ही नहीं डेवलप होने दिया आपने, और फिर आप उसको डंडे के जोर से कहते हैं सबक नहीं याद होता इससे, इसको ये वो कॉन्सेप्ट, इसकी मैथ्स बड़ी कमजोर है, इसकी बायोलॉजी बड़ी कमजोर है, ये मेरा बच्चा क्यों इधर उधर मारा मारा फिरता है, इसको कुछ समझ नहीं आती। वो हर काम करेगा सिवाय ब्रेन के, जिस्म के हर उस उज़्व को इस्तेमाल करेगा सिवाय ब्रेन के, क्योंकि उसके अलावा उसने अपनी सेल्फ एस्टीम सेटिस्फाई करनी है। वो भागेगा कोने खुदरों में, अम्मा अब्बा के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश करेगा, क्योंकि अम्मा अब्बा सिंसियरिटी में कहते हैं यार मैं जो भी हुक्म दे रहा हूँ तेरे ब्रेन के लिए हुक्म दे रहा हूँ, और वो बच्चा कहता है अम्मी सारा कुछ किया आपने सिवाय मेरे ब्रेन डेवलप करने के लिए, तो हुक्म सारे ब्रेन के लिए क्यों दे रही, टांगों के लिए हुक्म दे, कहीं तेज भाग के दिखा देता हूँ आपको, कोई हाथों के लिए हुक्म दे, वजन उठा के दिखाता हूँ, और तो कुछ नहीं छोड़ा आपने इस काबिल मुझे कि मैं ब्रेन का जो उस हिसाब से काम डेवलप किया है उसके हुक्म क्यों जारी कर रहे हो मेरे ऊपर। ओके, सो यही होता है डे केयर के अंदर, प्री नर्सरी, प्री स्कूल, ये मेरी सबसे बड़ी कंटेंशन है हार्डवेयर के खिलाफ। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। बच्चे का सॉफ्टवेयर इमोशनल डिमांड कर रहा होता है। हमारे बच्चों के, इंसानी बच्चों के ऑक्सीटोसिन का जो प्योर सेंटर है वो मोरालिटी की सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन का हार्मोन सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के थ्रू पनपता है। बच्चे का ऑक्सीटोसिन सेंटर क्रिएट थी और सेटिस्फाई तब होता है, ग्रो ही तब होता है जब माँ उससे फिजिकली कनेक्ट कर रही होती है। फिजिकली कनेक्ट नहीं करती तब भी ऑक्सीटोसिन फ्लो हो रहा होता है उसका, उसकी प्रेजेंस में, माँ की प्रेजेंस में, छोटे से इन्फेंट का, मगर उसका जो कंस्ट्रक्शन है ऑफ दिस होल हार्मोन वो माँ की फिजिकल प्रेजेंस से होता है। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसने उठाया होता है, हर जगह ले लेके फिर रही होती है, उसका हाथ पकड़ा होता है, उसको देख रही होती है, उसको साथ खेल रही होती है, बाप भी माँ भी, मगर माँ के थ्रू तो ये एक जादू हो रहा है जो कि अगर आपको एक खास ऐनक लगा के दूं जो कि इस्लाम ने हमें लगा के दी हुई है, तो आपको वो रेज नजर आएंगी कि माँ की प्रेजेंस से बाकायदा माँ के आंखों से निकलता हुआ, माँ के हाथों से निकलता हुआ ऑक्सीटोसिन उसके ब्रेन के अंदर वो तार से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, और वो ब्रेन के अंदर उसके ऑक्सीटोसिन का एक प्रोटीन का सेंटर है वो बड़ा होना शुरू हो रहा है। लिटरली ऐसे हो रहा है अगर आपको ये खास ऐनक पहना दूं तो। अब माँ अपने आप को डिटैच करती है और माँ देखती है मॉर्निंग शो, और बच्चा बेचारा अकेला बिस्तर में पड़ा देखता है आईपैड के ऊपर नर्सरी राइम्स। सोचें उस बेचारे के ऑक्सीटोसिन सेंटर कहां से बनने, वो ढूंढता है असल में अपनी अम्मी उस आईपैड के अंदर, और वो बग्स बनी या वरेवर कार्टून जो आजकल चल रहे हैं और रोब्लॉक्स, उसमें वो अम्मी, छोटी बहन, बड़ा भाई देख रहा होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट द नेचुरल मैन इज, मुझे तो मेरे तो ऑक्सीटोसिन सेंटर चाहिए, वहां से उसको जो कुछ भी मिलता है वो वहां से लेता है, वहां से तो कुछ भी नहीं मिलना ना सिवाय एक खास हार्मोन के जो डोपामीन है। तो ऑक्सीटोसिन रिप्लेस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता डोपामीन से। डोपामीन का सेंटर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन के 5 सेंटर हैं, कहीं ना कहीं से बढ़ ही जाते हैं, और ऑक्सीटोसिन का एक ही सेंटर है, और वो मिल ही नहीं रहा, वो सिवाय माँ के कोई दे ही नहीं सकता, काम वाली भी नहीं दे सकती। काम वाली किसी, कोई अल्लाह की वली दुनिया में आई भी हो और वो कहे यार ये बच्चा, मैं इसका मेरा मकसद है हजरत आसिया की तरह मूसा को जैसे पाला था उन्होंने, उनका बच्चा मैं पालूंगी, तब कहीं जाके आपके बच्चे के ऑक्सीटोसिन सेंटर खोलेगी वो, वरना नहीं खोल सकती। सो ये एक ऐसा मामला है कि जो ज्यादातर घरों में हो रहा है। और अगर काम वाली तो चलो आपकी फिजिकल मॉनिटरिंग के अंदर हो सकती है, स्कूल में तो क्लास फेलो बैठे हुए हैं, टास्क मिल रही हैं, चलो हम पे प्ले ग्रुप्स है, हमारे यहाँ पे सिर्फ खेल कूद होता है, सिर्फ खेल कूद होता है। दैट्स व्हाट देयर केस इज, कि हम यहाँ पे सिर्फ खेल कूद कराते हैं, बेसिक बेसिक से काम होते हैं, लोग सिर्फ शुगल के लिए बच्चे आते हैं और फन एक्टिविटीज होती हैं। और असल में क्या कहानी होती है हम सबको पता है कि अम्मी जो है वो घर पे बोर होती हैं, बच्चा पालना बहुत मुश्किल काम है। अम्मी को ये जो काम है पालने, बच्चे पालने का, इसको सब्स्टिट्यूट करना था, इसलिए डे केयर ने कहा फिक्र नहीं कर, हमें पता है आप कितनी सुस्त हैं, बेफिक्र हो जाएं, हमें पता है कि आपको असल में अपना टाइम, मी टाइम चाहिए, सो वी आर हियर टू हेल्प।
डोंट वरी, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएं। पॉलिटिकली करेक्ट का मतलब है कि आप हमें बच्चा देगी तो कोई एतराज नहीं करेगा, बल्कि लोग आपकी तारीफ करेंगे कि बड़ी प्रोग्रेसिव माँ है तुम। और 3-3 साल के बच्चे उठा के उन्होंने अपने पास रखे होते, उससे बहुत बेहतर है कि आपके घर में काम वाली मॉनिटरिंग कर रही हो, हालांकि वो भी कुरान कबीर है साइंस में। सो आप डे केयर को फिर फोर्स करते हैं माँ बाप कि अब क्या करें, बच्चा अकेला है, सबको पता है बच्चा अकेला नहीं है, उसकी अम्मा जिंदा है, मगर बच्चा अकेला है। और क्या कहते हैं, बच्चा अल्लाह ताला 6-6 या 7-7 बच्चे पैदा होते हैं, बिल्लियों की तरह हमारे, बच्चा अकेला ही पैदा होता है, वो अकेला ही होगा। पहले 3 साल 4 चौथे साल में क्या बच्चा अकेला होना है। सो बच्चा माँ के साथ कपल हुआ हुआ है अल्लाह ताला के निजाम में। हमने क्या किया हुआ है, बच्चा अकेला हम क्या करें घर में, उसको फिर सोशल स्किल्स भी देनी है। पुरानी नस्लें तो बगैर सोशल स्किल के मार गई, हमें तो सोसाइटी मिली ही नहीं। सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो हमने देना आगे जाके ना, अजीब सी बात है। सोशल स्किल्स बाकी के लोग बगैर डे केयर और बगैर इस एज के अंदर स्कूल गए, वो सोसाइटीज कैसे बना गई। सारे के सारे सोशियोलॉजी के लॉज तो अजलों के चले हुए आ रहे हैं। मोरालिटी तो अब दुनिया की, हमने तो बल्कि सिविलाइजेशन की सबसे गंदी स्टेज निकाली है जाके। हम देंगे सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स अल्लाह ताला खुद देंगे उसको, उसके ब्रेन को डेवलप होने दें। डे केयर, प्री नर्सरी और प्री स्कूल, खुदा का वास्ता है इस वजह से मत डालें कि बच्चा बोर हो रहा है घर पे। बच्चा बोर इसलिए हो रहा है बिकॉज आप कहीं और देख रही हैं। बच्चे के साथ फिजिकली खेलना कूदना असल में माँ का फर्ज है उस वक्त जब वो इन्फेंट है। दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि आपने सॉल्व करनी है, किसकी, बच्चे की नहीं, अपनी। I'm talking to the mothers. You are suffering from a problem here. That little poor child doesn't even know what the problem is. उसको तो प्रॉब्लम अभी देनी है हमने। सो अपने आप को पूरी तरीके से इन्फेंट्स के ऊपर डायरेक्ट, पहले 1000 दिन का माइलस्टोन मिस कर दिया आपने, तो फिर मत रोइएगा कि बच्चे के साथ बाद में लाइफ, पूरी लाइफ में क्या हो रहा है। उसको हर जबान सीखने में मसला आएगा, हर सब्जेक्ट सीखने में मसला आएगा, हर दोस्ती करने में मसला आएगा, हर रिश्ता निभाने में मसला। हार्डवेयर ही नहीं बना हुआ अभी। अखलाकी बीमारियां बाद में बताऊंगा। सो अंडरस्टैंड कुदरत ने क्या इंतजाम किया, कुरान पाक ने, अल्लाह के नबी इस्लाम ने किस तरीके से उस इंतजाम को हमें समझाया, बताया कैसे करो। ये सारा का सारा मामला क्यों, ये 2 फ्लैग्स जो है ना, फर्स्ट 1000 डेज एंड द 1000 डेज बिटवीन द एज ऑफ 10 and 12, ये 2 इस वक्त के आपके टेकआउट्स हैं। इसमें आपने देखना है, अभी मैंने आपको बताया पहले 1000 दिन में फायरिंग स्क्वाड, डे केयर, प्री नर्सरी एजुकेशन सिस्टम का नया नया तोहफा। ये पुराना, ये तो एजुकेशन सिस्टम की मशीन ने अभी एक बच्चा जना है ना, डे केयर का और प्री नर्सरी का, प्री स्कूल का। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नॉट इवन एग्जिस्टेंट। आई एम नॉट डिबेटिंग कि कैपिटलिज्म की वजह से ऐसे हो रहा है, बोझ पड़ गया है, और अभी छोड़ें, ये तो सब्जेक्ट मैटर नहीं, हम सबको पता है क्यों करते हैं हम। हमें बीमारियां कैपिटलिज्म की नहीं है, हमें बीमारियां आपस में अखलाक की हैं, आपस में ईमानियात की हैं। हमने एक दूसरे के कंपटीशन में काम किया हुआ है। सो कर लें compete, आपने लुई विटान और प्राडा के बैग से कंपटीशन करनी है, दैट्स योर प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। बट डोंट ruin the next human being in your own house and call yourself sincere। उसके साथ हार्डवेयर डैमेज तो मत करें, क्योंकि आप उसी स्टेटस को के पीछे इसको प्री नर्सरी में डाल रहे हैं। बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई चाइल्ड फॉर व्हाटएवर बिग हार्वर्ड एंड जेल एंड व्हाटएवर बेंचमार्क्स दैट यू सेट, इवन दो 4 साल का बच्चा है, वो भी हार्वर्ड एंड जेल की बातें करना बहुत बात की बात है। We all know why we do this to our kids. We all know that. We are just, बस खुद आंखें बंद की हुई हैं। दोनों एक जितने बीमार होते हैं, बताते नहीं कितने बीमार हैं। 2 बीमार मिलते हैं तो क्या शेर है मेरे बाजी का, कहो दो ताजिराना दिल मुकाबिल जिस घड़ी आए, कहा ऐसे लगा दीनार ने दीनार को देखा। कि जब आप दोनों को एक ही बीमारी हो तो फिर नहीं बताते क्या बीमारी है, हम यूज्ड टू रहते हैं। सो हम भी ये वाली रेस का हिस्सा बने हुए हैं। अभी मेरे पास जो वक्त है ना, वक्त वो कम है। प्री नर्सरी से मैं अब 10वें साल तक की जो असना है, द स्पैन ह्यूमन ब्रेन का एजुकेशन सिस्टम में, उसके साथ क्या हो रहा होता है, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह अगली किस्त में। अभी 10 मिनट के लिए क्वेश्चंस लेते हैं। आई हैव अनदर सेशन, आई हैव क्लास एक्चुअली वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है। सो आई हैव टू रियली रैप अप। वी गोना डू अ सीरीज, ज्यादा किस्तें करनी पड़ी तो ज्यादा किस्तें कर लेंगे, फिक्र ना कीजिए। ओके, सो आई एम गोना ओपन द माइक्रोफोन।
आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, सॉरी वाज लिसनिंग जब मैं कह रहा था कि क्वेश्चंस टॉपिक के बारे में ही रखिएगा. ओके, लेट्स जस्ट गो विद अ मदर, एनी मदर. इफ यू आर नॉट अ मदर इट्स ओके, आई एम जस्ट, आई मेंट वाज खातून को पहले क्वेश्चन का आंसर है या सबा, हरीबा, हिरा. अस्सलाम वालेकुम. ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम. अपने एक, अब जिसका मैं नाम दे रहा हूँ अपना माइक अनम्यूट कर लें. हिरा, अरीबा या सबा, इनके अलावा मत. राहिल भाई अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. राहिल भाई अस्सलाम वालेकुम. मैं भी मदर हूँ. 17 ईयर्स ओल्ड का मेरा बेटा है. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. Actually, अगर question एक वो कर शेयर करो. मेरी बात सुनो सर प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. राहिल भाई अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई. वो क्वेश्चन एक कजन से लेके था, एक छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है. मेरा क्वेश्चन ले लें प्लीज. मेरा बेटा 17 ईयर्स ओल्ड है. मैं कनाडा में हूँ. जिन असल में मेरा जो स्पीकर सिस्टम है ना यहाँ पे, वो जैसे ही दो कॉन्फ्लिक्टिंग माइक्रोफोन्स आएंगे तो वो स्टैटिक देता है, तो आवाज मुझे तक नहीं आ रही होती. तो ये मत समझिएगा मैं सुनने के बावजूद म्यूट कर रहा होता हूँ. लेट मी जस्ट ट्राई अनम्यूट जुनेरा. मेरे से अनम्यूट, मेरे कहने पे आप अनम्यूट कर नहीं रहे हैं. आई एम क्लिकिंग टू अनम्यूट जुनेरा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी जुनेरा. सर मेरे असल में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, लेकिन आज मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ही पूछूंगी. मेरा बेटा है 4 साल का, तो मैंने उसको स्कूल में डाला था, लेकिन उसके बाद मैंने आपके लेक्चर सुनने के बाद और फिर खुद भी स्टडी किया. मैं खुद भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैंने एमफिल किया हुआ है. तो मैंने न्यूरोलॉजी को स्टडी करने के बाद उसको स्कूल से तो निकाल लिया. अभी प्ले ग्रुप में ही भेजा था मैंने उसको ना, बस 2-3 महीने गया था, फिर मैंने निकाल लिया उसको. अब मैं उसको एक तो अरेबिक लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करवाने लगी हूँ आपके वो उस पे सिस्टम पे. तो दूसरा मैं ये पूछना था कि सारा दिन बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज मांगता है. मैं उसके साथ ही होती हूँ, कुछ नहीं करती, सिर्फ कितने उसी साल को का ही बच्चा टाइम आपका? देती हूँ. जी, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 4.5 ईयर. या अब तो जाहिर है, अब वो इन्फेंसी से तो बाहर आ गया है ना, तो आप उसको एक्सपोज करें एक्टिविटीज में वेयर यू आर गिविंग हिम यू नो सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको वो सॉल्व करना शुरू करे, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं. तो लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज ये एक प्रॉब्लम देती है, आपको याद रखिएगा, क्योंकि ग्रामर होती है ना इसमें, उसमें फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला खुद डिकोड करता है. इस एज में उसका ब्रेन वो वाले फॉर्मूलाज को, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, वो सिंटैक्स को डिसाइफर कर रहा होता है. ये बहुत बड़ा पजल है, वो सॉल्व करता है. ये मुजजा है इंसान के दिमाग के वो वाली स्टेज के ऊपर जहाँ पे कोई इल्म तालीम नहीं उसकी, मगर वो इतना बड़ा कोड डिसाइफर कर लेता है कि उर्दू की, अंग्रेजी की, अरबी की ग्रामर क्या है, और वो सही ग्रामर पकड़ लेता है. ये एक ऐसा वाकया है जिसको मिस नहीं करना आपने. ठीक है, तो इसको 2 या 3 जबानें जरूर सिखाएं. मैं तो खैर, हमारे तो स्कूल में अरबी है ना खाली, तो बाकी ये जब जगहों पे तो आप उर्दू तो बोलते हैं ना घर में, उर्दू भी आ रही है, उसकी ग्रामर अलग है. अरबी यहाँ से सीख रहे हैं आप, अंग्रेजी साथ साथ किसी और तरीके से आप अंग्रेजी सिखवाएं इसको. 3 जबानें तो उसको आनी चाहिए ना एटलीस्ट, मगर सर फ्लुएंटली आनी अंग्रेजी के चाहिए. लिए मैं कर रही थी, लेकिन मैं लाहौर में रहती हूँ यहाँ पे, तो ऐसा कोई टीचर अवेलेबल नहीं है जो बच्चों को अंग्रेजी सिखाता हो. बड़ों को तो सारे सिखाते हैं, कोर्सेज भी हैं, लेकिन बच्चों को सिखाने वाला या मुझे नहीं पता चल रहा, या मुझे नहीं मिल रहा, या मेरा ख्याल है ही नहीं इधर पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी जो बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सके. नहीं, खैर तरीका तो पुराना है, टेस्टेड भी है, इसकी मैकेनिज्म्स हैं पूरे. मैं लेट मी सी, अब क्योंकि अब लाहौर में ना, पाकिस्तान में तो नहीं मैं जानता, मगर लेट मी सी व्हाट आई कैन डू अबाउट दिस. ठीक है, तो सर प्लीज बहरहाल अगर आपका हो क्वेश्चन सके ये है तो. कि इस वक्त इसको लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करवाएं, 2-1 साल इसको पूरी तरीके से, एंड मेक श्योर ही गोज थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट टू गो थ्रू दिस. उसको वो एफर्ट जरूर करवानी है आपने. याद रखिएगा, ओनरशिप इस एज में स्टार्ट होती है. अगर इस टाइम अगर उसने ओनरशिप छोड़ दी ना, और छोटी छोटी बात पे प्रोजेक्ट्स आधे में छोड़ दिए, कोई टास्क दिया आधे में कर ली, इस बारे में उसको मुतनब्बा करें. इसकी सरजनिश होनी चाहिए. अरे मारना नहीं है बच्चे को कभी, मगर सरजनिश करें कि भाई ऐसे नहीं होने देंगे हम, जो काम शुरू किया पूरा करेंगे हम. ठीक है, ये ओनरशिप की जो सेंस है ना, ये बहुत बड़ा एसेट है बच्चों का.
इससे जो ब्रेन केमिस्ट्री बनती है वो आपको नहीं पता कितने उसके डिविडेंड्स इंशाल्लाह लेगा वो बाद में, बहुत फायदे होंगे। ठीक है। तो सर फिर So- मैंने एक बात और पूछनी थी कि अब इतना छोटा बच्चा, मैं उसको मोबाइल पे ही करवाऊंगी ये अरेबिक लैंग्वेज का, तो वो इतनी देर, जितना भी आपका वो टाइमिंग है उसकी कोर्स की, तो वो इतनी देर के लिए बैठ जाएगा मोबाइल पे? क्योंकि मैं उसको मोबाइल नहीं देती अभी, बिल्कुल नहीं भी तो वो आप नहीं यूज करता। नहीं, मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो, आपने वो आधे घंटे की क्लास और जो उसके अंदर एक्टिविटी बनाई जाती है ना, वो एक्टिविटी तो घर के अंदर करनी होती है ना उसने, क्लास खाली जी आधे घंटे में उसने अटेंड करनी है, बाकी तो जी उसको नहीं इतना सर, एक मसला मेरी मोबाइल का बेटी नहीं होता, 11 साल मसला की, उसका मोबाइल पे जो क्वेश्चन है एक्टिविटी प्लीज। होती है ना उसका होता है। मोबाइल में जी एक नुकसान है आंखों में, आंखों के ऊपर स्ट्रेस आती है, वरना मोबाइल में जो वीडियो गेम्स और ये इस एज में डाल देंगे ये मसला करेंगे। ठीक है। सो वो वो कंट्रोल करें। मोबाइल इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं करता, मोबाइल के साथ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा हो तब देखना पड़ता है कि क्या एक्टिविटी है। ठीक है। आई होप यू गॉट द बिगर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्ड। जी लेट्स गो टू अ बॉय, सलमान, अस्सलाम वालेकुम। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू सिंस सो लॉन्ग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात हो रही है। अच्छा सर, रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपके इकोसिस्टम में एप्लीकेशन दी हुई है। आई एम ट्राइंग टू बी अ टीचर फॉर यू। पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स का मैंने ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो एक तो ये है, and secondly I have been thinking to create an education system, लेकिन when I got to know कि आपका ecosystem इसी चीज पर काम कर रहा है, so I wanted to become a part of this। तो इसके बारे में मैं आप क्या कह सकते हैं मुझे? रमजान के अंदर हमने एक वर्कशॉप रखी हुई है तमाम टीचर्स के साथ। रमजान के अंदर थोड़ा सा क्योंकि टाइमिंग आगे पीछे हो रहती है तमाम चीज़ों की, तो रमज़ान के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी असेसमेंट, एक असेसमेंट सेंटर होगा, उसके थ्रू आपको जो है ना वो रिक्रूट किया जाएगा एज टीचर। बिकॉज हमें अरबी में ये मसला आया, अरबी सिखाते हुए कि अरबी ज़ाहिर है मदरसे से ज़्यादातर लोग पढ़े हैं, लोकल अरब्स हैं, इंटरनेशनल टीचर्स हैं, तो वो लोकल अरब्स जहाँ वहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के जो अरबी दान हैं नफीस तरीन लोग हैं, मगर दे नेवर शेयर्ड द विजन of whatever source code was, क्योंकि they applied for a job, they didn't know anything that we were trying to achieve। और स्टूडेंट्स जितने भी थे ना इकोसिस्टम में ज्यादातर वो एक खास विजन के साथ आए हुए। तो हुआ ये कि स्टूडेंट्स ने आके सबसे पहले कंप्लेन की कि सर हम अरबी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें वो मकसद पूरा करना है जिसकी वजह से अरबी आपने हमें कन्विंस किया है, एंड वी एग्री। मगर टीचर उस विजन पे नहीं है कि जिस विजन पे हम आए हुए थे। And I keep on telling everyone who is going through problems in ecosystem in terms of कि टीचर वो वाला विजन मकसद, टीचर खाली जॉब कर रहे थे, खैर है उसको जॉब करने दें, वो जॉब कर रहा है। गज़वा बदर पे नबी इस्लाम ने क्या कहा था? कुफार से कहा था कि इनको लिखना पढ़ना सिखाओ, ये तुम्हारा रैंसम है। ठीक है। अरबी इज अ स्किल, उस स्किल को आपने अपने मकसद के लिए एज एन एसेट यूज करना है। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो इकोसिस्टम में है कि टीचर से विजन एक्सपेक्ट न करें, उससे कॉम्पिटेंस एक्सपेक्ट करें। वहां पे मसला आता है हमें बताएं, ठीक करते हैं। मगर अगर आपको ये मसला आ रहा है कि टीचर तो वो इस्लाम का या वर्ल्ड व्यू से कोई और है, हम किसी और से हैं, तो आप उसको सिखाएंगे वर्ल्ड व्यू बाद में, फिक्र ना करें। इस वक्त सिर्फ स्किल लें आप। अब ये गलती दुरुस्त नहीं की जा सकती बिकॉज वी डू नॉट हैव एनफ अरबी एक्सपर्ट्स, वी कैन ओनली गेट व्हाटएवर वी कैन गेट। अब मैथमेटिक्स में जो हम शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स में जो शुरू कर रहे हैं, इस वक्त 3 सब्जेक्ट्स 4 कोर पे हैं। उन कोर सब्जेक्ट्स के अंदर सब टीयर्स हैं, सब्जेक्ट 18 हैं टोटल। वेबसाइट पे आई थिंक 4 पब्लिश हुए हैं या 5, क्योंकि वो कोर हैं। आई थिंक 6 पब्लिश हुए हैं, साइकोलॉजी भी पब्लिश हो गया। तो वो टीचर्स के साथ मैं वो चांस नहीं लेना चाह रहा बिकॉज ये साल का कोर्स है। अगर बच्चा बहुत एडवांस्ड है, पहले से ही 8वीं 10वीं 9वीं में पढ़ रहा है, उसने खाली बेसिक्स नहीं कवर करनी, उसने एडवांस स्टडीज करनी, कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं जिसको वो अप्लाई करेगा कुरान पाक के थ्रू, उसने समझना है सारा, हदीस के थ्रू, इस्लाम के थ्रू समझना है कि मैंने फिजिक्स को कहाँ पे इस्तेमाल करना है दुनिया में, मेरी एंगल क्या होना चाहिए दुनिया को देखने का। तो वो अगर टीचर खाली फिजिक्स पढ़ाने आ रहा है और वो you know what physics has, right? वो तो साइंस को प्रीडोमिनेंट फिलॉसफी मानते हैं, हर सब्जेक्ट की एक फिलॉसफी होती है। तो टीचर्स के साथ मैं स्टेम फील्ड में मैथमेटिक्स के, स्पेशली फिजिक्स के, बायोलॉजी के, इवन केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी के जो सब्जेक्ट है,
साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसमें मैं टीचर्स को ऐसे नहीं कहता आपको बहुत अच्छी मैथ्स आती होगी यकीनन, मगर या फिजिक्स बहुत ही अच्छी आती है, आप पीएचडी हैं, ठीक है, आए और पढ़ा दें, ऐसे नहीं होगा। वी आर गोइंग टू मेक देम गो थ्रू ए सर्टेन वर्कशॉप कि भाई हमारा ये विजन है, या तो आप कन्विंस हो जाए या हमें कन्विंस करें। वी आर हियर टू आर्ग्यू विद यू, इट्स अ वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव वर्कशॉप दैट दिस इज व्हाट द कुरान हैज टू से, एंड फिजिक्स के फिलॉसफी को बदलें। फिजिक्स को नहीं बदलेंगे, फिजिक्स तो रूल्स हैं, हम उसकी फिलॉसफी को बदलें ताकि इसको जिद्दत मिले, तजदीद मिले और आगे से आगे की मनाजिल तय करें और मुसलमानों की तरफ लोग लपकें फिर कि ये कहां से सोच रहे हो। एक निकोला टेस्ला काफी था ना, फिजिक्स की बुनियादें उखेड़ दी उसने, तो हमारे पास क्यों नहीं है? ठीक है, तो ऑल वी नीड इज विजनरीज, और विजन कुरान से बेहतर कोई नहीं देता, स्पेशली बायोलॉजी में, फिजिक्स में। तो ये 4-5 कोर सब्जेक्ट्स के अंदर हमने बाकी के सब्जेक्ट्स को प्लेस किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड व्यू, ये सारे के सारे साइकोलॉजी के अंदर प्लेस करने पड़े हमें कि साइकोलॉजी कैसे बनती है इंसान की, ग्रुप की। पॉलिटिकल साइंस तो असल में वो है। सो इस तरह के सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाने सिखाने जरूरी हैं। ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP इसको बोलते हैं, कि एक प्रोग्राम का कोई भी पकड़ा, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पकड़ा, फिजिक्स का पकड़ लिया, उस कॉन्सेप्ट को पहले कुरान से एक्सट्रापोलेट किया कि भाई कुरान पाक इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, नहीं करता है तो कैसे करता है, हदीस के थ्रू क्या क्या रेफरेंसेस है हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट साइंस का है इस वक्त एस्टेब्लिश, हम कैसे देख रहे हैं। जैसे बायोलॉजी मैंने अभी आपको बताया कि कैसे देखना है, कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, कुरान पाक ने बताया हुआ है। साइंस हमें बायोलॉजी की भी बता रही है, कुरान पाक उस बायोलॉजी को मैनिफेस्ट करके दुनिया में बता रहा है, हमें नहीं पता कैसे बायोलॉजी काम कर रही है। फिर सीरा में, सुन्ना में क्या हकाम है इसके सारे के सारे, कैसे करना है सारा का सारा मामला। ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुलाइजेशन उस साइंस को वैलिडेट करेगी। साइंस नहीं कुरान को वैलिडेट करेगा, कुरान या हदीस या सीरा सुन्ना उस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करेगी। उसके बाद हम साइंस ही खोलेंगे कि चलो अब एक्सपेरिमेंट करो, वर्कशॉप है, इसको वर्कशॉप बोलते हैं। अब अगर मेरा टीचर अगर इस CDP के इस फिलॉसफी को पूरी तरीके से समझता नहीं है, पढ़ानी उसने मैथ से, याद रखे, उसने इस्लाम नहीं पढ़ाना आके, उसने फिजिक्स ही पढ़ानी है, मगर इस फिलॉसफी को पूरी तरह पता चले, क्योंकि माओ ने अपने बच्चे जो हमें दे रहे हैं, बाप जो दे रहे हैं, जो खुद आ रहे हैं, एडल्ट्स भी आ रहे हैं मैथ्स में और बायोलॉजी में, बहुत ज्यादा एडल्ट, साइकोलॉजी में तो सारे एडल्ट्स ही आ रहे हैं इस वक्त। सो वो विजन के साथ आ रहे हैं, उनको CDP से प्यार है कि हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करके दें कि हमने इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कैसे देना आगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और टीचर के यार मुझे तो नहीं पता कि ये इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, तो फिर स्टूडेंट ने तो डिसोनेंस का शिकार होना है ना, कि सर साहिल दीन ने आपको सर्टिफाई कर दिया, इधर सादिया खान ने सर्टिफाई कर दिया, वो बैठे यहाँ पे लेक्चर दे रहे होते हैं, तो आपने उन्हीं के एंडोर्समेंट ली भी है, आपको ही नहीं कन्विंस कर सके तो हमें क्या कन्विंस करेंगे। तो मैं उन टीचर्स को बहुत हैंड पिक करके पूरी तरीके से एक फिल्टर से गुजारूंगा कि भाई हमारा ये प्रोग्राम है, आपकी एक्सपर्टीज हमें चाहिए, सर आंखों पे बिठाएंगे आपको, हमें मैथ्स ही सिखानी है, मगर फलसफा मत खराब कीजिएगा बच्चे का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी ट्राइंग टू डू। आप अप्लाई करेंगे तो इसकी एक वर्कशॉप से गुजरेंगे इंशाल्लाह वी गोना हैव एन अमेजिंग टाइम टुगेदर। हमने बच्चों को डेवलप करना है, बड़ों को भी डेवलप करना है, और उनको उन पर्सपेक्टिव, उन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करके इसके थ्रू उनसे बेहतर कोई कॉन्सेप्ट ना जानता, वो उस कॉन्सेप्ट के फलसफी बने। ये वन लाइन विजन है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, किसी भी साइंस में हो, उस कॉन्सेप्ट का फलसफी हमारे पास, मुसलमानों के पास होना जरूरी है, जो लॉजिक से, रीजनिंग के थ्रू उसके असल मीनिंग बता सके, द रियल मीनिंग का मतलब है उसकी अफादियत बता सके। क्योंकि लाइफ के जो होता है ना, आई हैव नो मीनिंग इन लाइफ, बिल्कुल इसी तरीके से हमने सब्जेक्ट मैटर का भी मीनिंग निकालना है, इसकी अफादियत क्या है, दुनिया को कहाँ पहुंचा सकता है ये कॉन्सेप्ट, कि इंसानों की तरक्की और प्रोग्रेस में किधर काम आ सकता है, कहाँ से पता चल रहा है, उसकी एंड इन माइंड से कि कहां तक लेके जा सकते हैं हम। मैं खाली फिजिक्स के चैलेंज की बात कर रहा था, कुरान पाक तो सबसे पहला चैलेंज फिजिक्स को करता है, वो लॉज ही नहीं फिजिक्स में जो कुरान पाक ने वाकयात बता दी हुए, सिंपल वन लाइन, वो लॉज हैं ही नहीं फिजिक्स के हमारे मुशाहिदे में, कि जो कुरान पाक ने बता दिया वो काम, इसका मतलब है वो काम है, पॉसिबल है, इंसानों ने किए, कुरान ने बताया, हमने देखा ही गलत एंगल से फिजिक्स को, निचले एंगल से, गलत नहीं कहना चाहिए, निचले एंगल से, और ऊपर निगाह दौड़ाएं, देखें ऊपर के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट वी गोना डू इंशाल्लाह। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम ए गर्ल, उज़मा। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, आप अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम सर। रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट हम लोगों ने एक पूरी गली बनाई है, उसमें 90 घर हैं, और हम वहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे तमाम के तमाम 800 लोग जो है वो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। वहाँ पर मसला जो सबसे ज्यादा मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि बड़ों को जो एडल्ट है वहाँ पे, उनको फैक्ट सुन के अपनी डेली प्रैक्टिसेस वो चेंज नहीं कर पा रहे।
अब मैं तो एक बहुत ही मामूली सी स्टूडेंट हूँ। आपके सेशंस जो है वो सुन के, जो भी ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मैं वहाँ पे जाके उन लोगों को पढ़ाती हूँ कि अल्लाह ताला ने दिमाग में बल्ब डालेंगे वो। लेकिन असल मसला जो है वो बड़ों का आ रहा है, उसमें मुझे आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। क्योंकि वो एक पूरा, आप अगर उसको नेट पे भी सर्च करेंगे रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट, तो 800 लोग हैं जो वाक़ई में खुद इधर को नहीं है, बदलना चाह रहे हैं। कहाँ पे है स्ट्रीट? सर कोरंगी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, चक्रा गोट के अंदर ये स्ट्रीट है। पूरे इंटरनेट पे जो है वो काफी वायरल है, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मतलब तो बड़े क्या दाढ़ी आप वाले। लोग पहले से उधर रह रहे थे और आप लोगों ने मिलके एक फैसला किया? मेरी रिहाइश, सर मेरी पैदाइश कोरंगी की, अभी मैं शादी होके गुलशन आ गई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की मुझे इजाजत है, तो मैं वहां पर जाके, एक्चुअली मैं तो पिछले 7-8 वो सालों से मैं जो एक। सवाल पूछ रहा हूँ समझे, वो जी लोग जो वहाँ के रिहायशी हैं, जी। उन्होंने मिल के फैसला किया है कि हमने रियासत मदीना मॉडल के ऊपर जिंदगी गुजारनी है, और या फिर वो बाद में जगह खरीदी इन लोगों ने जिनका नहीं नहीं आपस नहीं में एक नहीं जैसा विजन था? नहीं, वो एक रिहायशी है, एक गली है जिसमें 90 घर हैं, और उन सब ने मिलके ये फैसला किया कि हमने रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के तौर पे जिंदगी गुजारनी है। हम ये कहते हैं कि क्या रियासत मेजर किया मदीना, इसका? सर रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के 2 पिलर है। एक तो वो जगह फिजिकली बहुत खूबसूरत हो, जो कि वो बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, मेजर का मतलब है इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये फैसला किया था, इस पे अमल दरामद भी हो रहा है? सर अभी हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा एक मेजर है ना, वो सबसे बड़ा मेजर ये है कि हम 800 के 800 लोग जो है वो बच्चों को इस तरीके से हम उनके ब्रेन डेवलपमेंट करेंगे कि वो उनका इंटरेस्ट जो है वो साइंस के अंदर बढ़ता हुआ हमें खुद दिखेगा, और वो जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और लोगों से सीखेंगे। लेकिन अभी जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर जो ऐसा एनवायरनमेंट है, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई हूँ आपसे बात करके, इसी में शायद सही से समझा भी नहीं पा रही, मुझे पता है आपका टाइम कीमती है। अभी ये हो रहा है वहां पर कि पूरी गली के जो लोग हैं वो एक साथ सुबह उठते हैं, और हमें पता है कि हम अस्पताल नहीं बना सकते, लेकिन एक मुसलमान और पाकिस्तानी के लिए हेल्दी होना जरूरी है, तो एक साथ काफिले की सूरत में फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आके एक्सरसाइज करते हैं। पूरे महीने में सारी गली के लोग एक साथ जमा होते हैं, और एक साथ जमा होकर अपनी गली पे सड़क के ऊपर सब अपने घर से खाना बना के लेकर आते हैं, और एक साथ बैठ के खाते हैं, ताकि हमारे अंदर जो फिरका वारानियत का सिस्टम है वो खत्म हो और एक दूसरे को जाने। फिर जो वहाँ के उनके मर्द हैं और माएँ हैं, वो मिल के बैठ के जो है ना, मैं खुद जाती हूँ उनको सेशन लेने के लिए, और मैं उनको बताती हूँ अल्लाह ताला ने आपके बच्चों के दिमाग में न्यूरॉन्स ये बल्ब डाले हैं, ये वो, आपने अपने बच्चों की तरबियत जो है वो इस तरह से करनी है। तो ये पूरा वहाँ का सिस्टम है। वहाँ पे सारी जो माएँ हैं, वो माएँ और बहनें जो बच्चियां हैं, जितनी भी सारी लेडीज की एक एक्टिविटी होती है, उसमें वो सारी की सारी लेडीज गली में जमा होती हैं, और वो खेलती हैं और वो एक्टिविटीज वगैरह करती हैं। हमारा पूरा मकसद ये है कि वो एक ऐसी गली बने, नंबर 1 तो फिजिकली तो माशाल्लाह डेवलप हो गई, सेकेंडली वहां से एक ऐसे बच्चे निकले, ऐसे एडल्ट निकले जो जहनी तौर पे इतने ज्यादा पावरफुल हो कि वो वर्ल्ड लीडरशिप भी, मतलब पहले पाकिस्तान की लीडरशिप को जो है वो अचीव करें, उसके बाद फिर वर्ल्ड लीडरशिप की तरफ भी जो है वो जाएं। आई थिंक जिसको नहीं पता था उसको भी आपने बता के बहुत, मतलब इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग इनिशिएटिव। अल्लाह ताला आप ये सब, सबको इस काम में कामयाब आमीन। करे। बहरहाल आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें हमें एडल्ट्स को लिए ना, मतलब हमें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे एक दफा जो है वो आपसे उसमें मिलने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैरिकुलम आप सिस्टम है वहां ना। पे रहती हैं? सर मैं गुलशन में रहती हूँ, लेकिन मैं वहां पर ओहो, जाती, मतलब जी। आपका कोई कोई डिसीजन है उधर, कोई इन्फ्लुएंस है उन लोगों पे? जी जी सर, सारा का सारा इन्फ्लुएंसर मतलब अल्लाह का है, और अल्लाह के बाद अल्लाह के इख्तियार में जो है वो मेरा है। वो 800 लोग जो है वो ओके, मेरी आवाज तो मैं सुनते हैं, वो अपनी भी अपनी मुझे। खिदमात जो है ना वो पेश करता हूँ उनको। कोई भी काम हो बच्चों के, कोई भी साइकोलॉजिकल या इमोशनल या कोई भी सेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, मेरी उनसे कहिएगा, फ्री बुकिंग है उनके लिए, ठीक है? बस ये याद रखिएगा कि वो आप डिसीजन मेकर हों उधर, मतलब। जी ओके। सर, सर बिल्कुल बिल्कुल मैं डिसीजन मेकर हूँ। आप मुझे बताइए सर, आपसे मैं राब्ता कैसे कर सकती हूँ फिर बाद में? हमारे कैप्टन आप मोहम्मद उमर है, मैं बस ठीक आईएमएस है, का हिस्सा हूँ। उनसे कहें, मोहम्मद उमर है। हमसे मुझे उनसे मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, और जी उनसे कहें कि वो कोऑर्डिनेशन टीम को बता दें, जब भी सेशन करना हो मुझे बता दिएगा। जी सर, ऑनलाइन ना, और प्लीज। कराची आए तो जी खुद सर। आऊंगा मैं। जी सर, कराची आए तो मैं चाहती हूँ आप विजिट करें, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि 800 लोग जब तैयार हो जाएंगे ना, हाँ, उसके मेरे बाद लायक उनके कोई जो। खिदमत हो आपने बतानी है, ये मत रास्ते मदीना का नाम ले लिया, काफी है मेरे लिए। ठीक है, जी सर, सर प्लीज आप इसको इंटरनेट पे सर्च लाजमी कीजिएगा, आपको फौरन से मिल जाएगा। चलो ठीक डॉन जियो सबकी कवरेज है। है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया। Okay, guys, let's just call it a day. I have 3 minutes. Let me just take one last question. Last 3 minutes. One boy. One boy.
अब्दुल हन्नान, अस्सलाम वालेकुम। शायान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि इंटेलेक्चुअलिज्म के ज़रिए हम अपर हैंड हासिल कर सकते हैं, लेकिन डोंट यू थिंक दैट fascination for intellectualism is dying day by day across the globe? So even if we get upper hand, then what will be like a benefit of it? हमारी ना न्यूरो केमिस्ट्री डिजाइन ऐसी हुई हुई है कि हम 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 अपने आप को अपने से ज्यादा वाइज बंदे के ताबे करते हैं खुद, मतलब अपने आप को हवाले कर देते हैं उसके, जो सबसे ज्यादा वाइज होता है। सो देयर इज नो वे दैट ह्यूमन केमिस्ट्री कैन एक्चुअली, मतलब यू कैन नॉट हैव दिस फैसिनेशन डाइंग डे बाय डे। यू आर ऑलरेडी, जिसने भी ये मफरूजा निकाला हुआ है कि ये केमिस्ट्री चेंज हो रही है, तो वो खुद ये क्लेम कर रहा है कि मेरे ताबे आओ, समझ रहे? सो ही इज नेचुरली बड़ा पैराडॉक्सिकल किस्म का फिनोमेना है कि वो कह रहा है मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री इज डाइंग डाउन एवरी डे, तो हमें कुछ और करना चाहिए या फिर ये वाली चीज खत्म कर देनी चाहिए। वो क्लेम कर रहा है कि वो वाइज है, उसको समझ आ रही है, तो उसकी बात मानी जाए, ठीक है? सो इट्स अ प्रीटी इंटेलेक्चुअल attempt for intellectualism when you say this, that intellectualism is dying. It's merely an attempt for to be an intellect, to say just the very statement that intellectualism is dying, or fascination for intellectualism is dying. Okay, mighty intellectual of you to say that. So it's wrong. Okay, ऐसा नहीं हो रहा. Okay, so ऐसा हो नहीं सकता। केमिस्ट्री जो है ना, वो कभी भी नहीं अपने आप को चेंज कर सकी अभी तक। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बच्चे से लेके आज तक केमिस्ट्री, ह्यूमन केमिस्ट्री वैसी की वैसी। हाँ, इन्फ्लेट हुई है, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हुई है कई जगहों पे, इन्फ्लेट बहुत जगहों पे हो रही है, इसको परवर्जन बोलते हैं ना। तो ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक हरकतें करेंगे तो फिर केमिस्ट्री चेंज होगी। मगर ये हमारा बेसिक सेरोटोनिन प्रोसेस है कि हम अपने आप को एक हायरार्की ऑफ डोमिनेंस के अंडर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जब तक खुद नहीं वो अचीव कर लेते, तब तक हम उसी के अंडर आए, जिसके ताबे आए कि जो हमें सबसे ज्यादा वाइज है। ओके, दैट्स अ ह्यूमन केमिस्ट्री। यही तो लड़ाई है। तो हम किसी लड़के से पूछ लें, आदमी से पूछ लें, औरतों से पूछ लें, आदमी ज्यादा अच्छा इजहार और ज़हूर करते हैं इस पूरी हायरार्की का। औरतें भी करती हैं, मगर आदमियों से बेहतर कोई इजहार नहीं कर सकता कि हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में वाइज के, विजडम के अंडर आना क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो सामने रोज हो रहा है हमारे, किसी भी फील्ड को ले ले। तो this very session is another case study for this. Okay, so I understand why you want to ask such an amazing question or intellectual question. See, you want to do that. Nobody wants to ask a dumb question, right? Why? Our chemistry is against this. Okay, that was a quick question, so I'm going to take another one. Sadia. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिल भाई, मैं बेसिकली IMS के थ्रू कनेक्टेड हूँ। मुझे अपनी प्लेसमेंट थोड़ी सी आइडेंटिफाई करना चाह रही थी मैं कि मैं वहाँ पे काम आ सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जो आपने एरियाज बताए उनमें से डायरेक्टली मेरा एरिया तो कोई भी नहीं है। बट 8 साल मैं एज अ बिजनेस लेक्चरर पढ़ाती रही हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मेरी बहुत कमांड है, पर्टिकुलरली जो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ वर्थ और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, कि वो कैसे डेवलप की जा सकती हैं। इन अदर वर्ड्स, एंटरप्रेन्योर्स कैसे डेवलप की जा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी, अपने बच्चों को होमस्कूल कर रही हूँ और जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है ना, वो मेरा मार्केटिंग है। तो इसमें भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, सेंस के कंज्यूमर बिहेवियर और जो साइकोलॉजी डायरेक्टली नहीं, बट येस टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स और उनको किस तरह से अप्रोच करना है एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्लस जो बिजनेस रूल्स की एप्लीकेशन है ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑन इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ गोल ओरिएंटेड कंपनी, जो है वो थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ इफ पॉसिबल।
और ये कि अगर मदर्स को किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ करिकुलम या होम स्कूलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, तो आई बीन होम स्कूलिंग फॉर लास्ट 3.5 years, अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सक्सेसफुली। तो इसमें आप मुझे कुछ गाइड करें इफ आई कैन कंट्रीब्यूट समहाउ। आप ना मेरे जो sourceco.academy जो है ना, जो वेबसाइट है, उस पर आप अपना एप्लीकेशन तो फिल करें। मुझे होम स्कूलिंग की इतने पेरेंट्स डिमांड करें कि हमें होम स्कूलिंग के लिए आपके सब्जेक्ट्स के हम आवर्स लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें मसला आ रहा है। तो आप करिकुलम डिजाइन टीम के लिए क्वालिफाई तो करती हैं ना? यू कैन हैव अ वेरी वैल्यूएबल इनपुट, क्योंकि आपने किया हुआ है। आई एम गोना पुट यू इन अ वेरी स्ट्रिक्ट असेसमेंट कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। विल डिबेट दिस, डोंट वरी, दैट्स व्हाट वी डू। सो जो होम स्कूलर्स हैं ना, जिनके वालिदैन हमें अपने बच्चे इस स्टेम फील्ड्स में डाल रहे हैं, स्पेशली वो जिन्होंने ओ लेवल, ए लेवल, IGCSE, ये वाले प्रोग्राम्स के अंदर सर्टिफाई बाद में कराना है, तो वो वाले पेरेंट्स को मैं वो वाला करिकुलम जो हम देना चाह रहे हैं ना, उसमें आप एक रियलिटी चेक, सैनिटी चेक के लिए काफी काम आ सकती हैं। सो अप्लाई तो करें। लेट मी सी, मेरी जो करिकुलम डिजाइन टीम है HR@sourceCode वाला ईमेल आईडी कह रहे थे, उसके ऊपर मैं अप्लाई करूं? नहीं, www.sourceco.academy पे जाएं। HR पे भी मेल कर सकते हैं, मगर उस पे 4500 ईमेल्स आई हुई हैं इस वक्त, इस वीक की, तो उस पर टाइम लगेगा। हम हायरिंग रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव्स मोर देन एनीबॉडी। अगर किसी को रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस है, प्लीज जल्दी से वो लिख के हमें भेज दें। जिन्होंने टीचर्स रिक्रूट किए हुए हैं वो तो अभी हम हायर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर थोड़ी है। वी नीड टू हायर एटलीस्ट द ऑपरेशनल स्टाफ राइट नाउ, तो टीचिंग फैकल्टीज के लिए। तो हर फील्ड, बायोलॉजी की अलग फील्ड बनेगी ना, अलग डिपार्टमेंट बनेगा, मैथमेटिक्स का अलग बनेगा, और अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के अलग। तो हमें हर एक के रिसोर्सेज चाहिए। सो अगर आपके रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस है, प्लीज हमें जल्दी से बताएं। और टीचिंग और एजुकेशन से रिलेटेड है तो फिर तो क्या ही बात है। तो हमें 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 जल्दी से आप कर दें, अपनी रेज्यूमे भेजें। जो आपकी बात है वो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि www.sourceco.academy ये वेबसाइट है। इसमें फ्रंट होम पेज पे नीचे सेक्शन है टीच विद अस, उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे अपनी प्रोफाइल लेगा, आप हमारे डेटाबेस में डायरेक्ट एंटर हो जाएंगी। ठीक है? क्योंकि रिक्रूटमेंट टीम भी ईमेल से रेज्यूमे लेती है और डेटाबेस में मैनुअल एंट्री करती है उसकी। और फिर हम डेटाबेस में जब रिपोर्ट निकालते हैं ना, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर के कौन कौन से बंदे हैं, उधर फिर हम रिक्रूटमेंट सेंटर्स खोलते हैं उनके लिए। दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स हाउ वी गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड। सो यू नीड टू गो देयर एंड देन, बल्कि इसी बहाने आप वो उन सब्जेक्ट के करिकुलम भी देख लें, जो मैथमेटिक्स का करिकुलम बना हुआ है, जो बायोलॉजी का बना हुआ है। बाकी के हमने कुछ अभी रोक दिए, वो शुरू में हमने रोक दिए थे, क्योंकि वो जैसे साइकोलॉजी का, वर्ल्ड व्यू का सब्जेक्ट हमने रोक दिया था, क्योंकि मैं चाहता पहले 4 साइंसेस को ना पूरी तरीके से 4 डिपार्टमेंट से एस्टेब्लिश कर लें, जो नेचुरल साइंसेस के हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा हमने साइकोलॉजी का रखा था। तो ये एक दफा एस्टेब्लिश हो जाए तो इन्हीं के प्रोसेसेस जो है हम बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर कर देंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे असल में यही 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इस पहले एटलीस्ट एक दफा उस बच्चे का मोमेंटम बन जाए कि क्योंकि लोगों ने अपने बच्चे सर्टिफाई भी तो कराने हैं ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं उन लोगों को भी बता दूं, अच्छा हो गया ये बात हो गई, कि जो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो ए लेवल करवाना है, मेरा बच्चा पहले ए लेवल ट्रैक पर, तो करवाएं ए लेवल, फिक्र ना करें। इट्स क्रैश कोर्स, ए लेवल का तो बहुत जल्दी कोर्स कवर कर लेगा। सारे जो रिस्पॉन्सेज है ना, वो बहुत इजीली दे सकती हूँ, कन्विंस कर सकती हूँ। प्लस जो एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लेवर है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे कुछ पढ़ने के बाद वो तो एक एड ऑन बेनिफिट है, वो तो मैं चाह रहा हूँ आप दें, मगर आपका जो हम मैं इस वक्त तक समझा हूं ना, मैं उन लोगों को, स्पेशली उन मदर्स को ये बता दूं कि जो यू नो हु आर होम स्कूलिंग और अफ्रेड इवन दे आर नॉट होम स्कूलिंग, कि जी वो मैं इसमें सोर्स कोड में इसलिए नहीं एंटर हो रही थी क्योंकि मैं तो ओ लेवल है, ए लेवल कराना है, तो आपके तो 4-5 कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो ये सर्टिफिकेशन, मुझे पता है हम सबका मसला है, मुझे पता है, हम सिस्टम से डिटैच नहीं कर सकते इस वक्त। ओके, फर्स्ट स्टेप लिया हुआ है, हम उसको डेवलप कर रहे हैं, डिटैच नहीं। ए लेवल भी करेगा, ओ लेवल भी करेगा, जितने भी सर्टिफिकेशन जो कि जरूरी हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए, वो जरूरी है, हमें भी पता है। बच्चे को आइसोलेशन में नहीं पालना किसी भी तरीके से। हमें पता है कि वो, सिंस वी नो कि वो ओवर क्वालिफाई करेगा इसके लिए इंशाल्लाह, तो वो तो आसानी से कर लेगा ये सब चीजें। बट हम इस वक्त की सब्जेक्ट्स के ऊपर इसलिए फोकस करें बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो रैंडम सब्जेक्ट्स नहीं उठा रहा, वी आर पिकिंग इट थ्रू अ प्रोसेस, जिस सब्जेक्ट की का फायदा
ग्लोबल लेवल के ऊपर किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा वो पकड़े, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकली बहुत वर्थ रखता है वो दुनिया में, वो वाला सब्जेक्ट पकड़ा है। और अगर वो क्वालिफाई कर रहा है कि हाँ जी हमने, अल्लाह ताला ने भी, मुसलमानों ने उसकी इफादियत कुरान पाक में से देख सकते हैं हम, तो फिर तो उसी वक्त ब्लड टाइप मैच हो जाती है। अभी मेरी टीम में रिकमेंडेशन है सर मीडिया स्टडीज के प्रोग्राम दें, क्योंकि लोगों को प्रोपागेट नहीं करना पड़ता, अपना मैसेज नहीं बताना आ रहा तो वो भी डालें ना, ऐसे नहीं वो उसका सीडीपी नहीं है मेरे पास तो उसको आईएमएस में डाल दो, आईएमएस में काम आएगा वो, क्योंकि वहां पे मैसेजिंग सिस्टम है। तो उधर हम एक मीडिया स्टडीज का पूरा एक सब्जेक्ट खोल देते हैं जो कि आप आए पढ़ाएं हमें, बट अभी विल पे यू, वी विल नॉट चार्ज फॉर इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आईएमएस में तो हम चार्ज नहीं करते ना, तो मैं उन टीचर्स को पे करूंगा जो हमें मीडिया सिखाएंगे, सोर्स कोड इज गोइंग टू पे देम, बट आईएमएस के जो लोग हैं वो तो सीखे ना, क्योंकि हमारा काम है उनको आगे प्रोपेगेंडा कैसे क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, इंसर्शन पेनिट्रेशन इन द ग्रुप साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं। ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो जरूर आए, प्लीज हमें मीडिया स्टडीज सिखाएं, एंड बिल्कुल वही सैलरी लें जो मार्केट्स में सैलरी मिलती है, हम वही देंगे आपको, फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। मगर सोर्स कोड में मुझे बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं सादिया की तरफ से कि आपने सिर्फ वो वाले सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करें कि जो कुरान हदीस से और कुरान से कनेक्ट करके हमारे उस क्लियर 100 ईयर प्लान के ऊपर पूरा बच्चे को डेवलप कर रहे हो। जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो कहीं और से ले या ना ले, मगर ये वाली स्किल्स तो हम देना। तो आई डाउट कि हम मीडिया स्टडीज को इकोसिस्टम में, या सोर्स कोड डॉट अकेडमी का नाम इकोसिस्टम है तो उसमें डालेंगे, मगर आईएमएस में डालने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये आप सबके लिए मैं ये आप सबको बता दूं। सो यू कैन पिच योर सब्जेक्ट्स इन, डोंट वरी, आप सोर्स कोड डॉट अकेडमी पे ही अपनी रेज्यूमे अप्लाई डालें, हम क्या पता हम आपको आईएमएस में डाल दें, क्योंकि उधर आपको पता, अगर आपको आईएमएस का नहीं पता तो प्लीज हमारी वीडियोस देखिए, तो उधर आपको ज्यादा काम है तो उधर डाल देंगे हम, यू विल स्टिल हैव अ करियर विद अस, डोंट वरी। सो आई होप यू गेट दैट द बिग आइडिया। ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इस वीडियो में काफी हद तक मैंने कोशिश तो की है, दोबारा रिट्रेट करूं हमारा विजन क्या है सोर्स कोड डॉट अकेडमी का, और हमें क्यों एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक प्रॉपर जिहाद करना पड़ा है, एक प्रॉपर मुनज़्ज़म काविश करनी पड़े, क्योंकि हमने इंसानों को बचाना है, हमने उसको डैमेज होने से बचाना है, क्योंकि वो डैमेज हो गया तो बाकी के इंसानों को डैमेज करेगा वो। यही हर घर की कहानी चल रही है, पता ही नहीं लोगों को नफसियाती बीमारी है, बच्चे भी डरे हुए बापों से, बीवियां डरी हुई शोरों से, शोर डरे हुए बीवियों से, बीवियां डरी हुई हैं सासों से, सासें डरी हुई हैं बहू से, हर कोई एक नफसियाती बीमारी के अंदर है। ये नहीं पता कि डैमेज पीछे से आ रहा है, बचपन की पेरेंटिंग इश्यूज हैं। एजुकेशनल सिस्टम ने परफेक्ट किया वाला मॉडल के जो कि सर्टिफाई करता है कि मैं अकेली तो नहीं हूं ना क्लास में, सारी बीमार है, तो खैर नहीं, ऐसा कोई खैर नहीं है, क्योंकि आप जब शादी हो जाती है ना तो फिर आप अकेली नहीं रहती, तो सॉरी फिर आप अकेली ही होंगी, वहां पे कोई क्लास फेलो आके नहीं बचाएगी, वहां पे आप डैमेज करेंगी बच्चों को, कोई ये नहीं होगा कि हाँ ठीक है हम भी कर रहे हैं, और या फिर फोन कर करके हम दोस्त यारों से बातें करेंगे, तेरा बच्चा भी उतना ही डम है, हाँ मेरा भी, चलो ठीक है फिर गुजारा कर, ऐसे तो नहीं, कोई नहीं, nobody can sleep at night thinking about this. Okay, so you need to understand how serious this problem is. और अभी तो प्रॉब्लम कॉज में डाल रहे हैं आपके सामने, सिम्टम्स पिछली दो नस्लों ने क्या किया, सिम्टम्स तो नजर आ रहे हैं हमें, इसका आउटपुट और फाइनल कल्मिनेशन क्या होती है, हम कॉज तो हम डालेंगे ना बच्चों के अंदर। 100 ईयर प्लान जाके पढ़ें, बाकी सब कुछ छोड़ें, www.sourcecode.academy पे जाएं, और 100 ईयर प्लान में हमने वो जो साइंस बताई है कि भाई ओवरऑल इन 3 नस्लों, कोई भी 100 साल उठाएंगे 3 नस्लें निकलेंगी जिंदा, उसमें 4 नस्लें जिंदा नहीं रहती ज्यादातर, तो उन 3 नस्लों का आपस में क्या ताल्लुक होता है नफसियाती तौर पर और फिजियोलॉजिकली, द होल फिजियोलॉजी ऑफ द प्लेनेट के अंदर ये 3 नस्लें क्या कर रही होती हैं, कैसे हैंडिंग ओवर हो रही होती है, और अगली नस्ल कैसे तैयार हो रही होती है, और वो उस तीसरी नस्ल के साथ क्या करती है। ये पूरा 100 ईयर प्लान ये है कि अभी जो नस्ल पैदा हुई हुई है, छोटे बच्चे हैं, 12 साल 15 साल 18 साल तक के हैं, उन्होंने अभी जो अगली अपने पोतों के साथ करना है वो 100 ईयर प्लान है हमारा, उनकी कॉज अभी से एड्रेस करेंगे। नहीं तो मैं अपने काफी दादा हुजूर के, नाना हुजूर के काफी सारे मसाइल मेरे अंदर भी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने अम्मी और अब्बू को दिए थे, अम्मी और अब्बू ने मुझे कहा ये तो पहले से चलता आ रहा है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता, तो ये मेरे साथ हुआ ही हुआ है। तो यहाँ पे रोकना पड़ेगा कि अगर 100 ईयर प्लान बनाना तो पिछला 100 ईयर प्लान तोड़ना पड़ेगा, ताकि अगला 100 ईयर प्लान ट्रिगर कर सके। अगर घरों से आली बिन अबी तालिब और उमर खत्ताब निकलने हैं तो फिर पिछले सारे पर्सनैलिटीज को रोक देना पड़ेगा, कि अगर यही पर्सनैलिटीज बनानी है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इल्म जो कायनात ने देखा है नबियों के बाद, अली बिन अबी तालिब, वो अगर हमारे घरों से निकल रहा है तब लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को धकेल के बाहर फेंकने की इस्लाम से।
पूछ के देखें दुनिया के किसी मुल्क से कि मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हो, जवाब दे देगा वो, सारे एक ही जवाब देंगे कि भाई सब कुछ है भाई, आप लोग बड़े मतलब इल्म से आ रही हैं, आप ना आशना हैं कि दुनिया के असली प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, आप बल्कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी हैं हमारे लिए। ये मैं लोगों की राय के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उनको खुश करना है, आपको पता है मेरा फलसफा क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक थर्मामीटर होता है, अगर सारे के सारे 2 अरब मुसलमान एक खास तरह की 2 नंबरी कर रहे हैं, खुदा की कसम उन लोगों ने लिटरली यही बोलना है, अभी नहीं आवाजें आ रही तो गौर से सुने, आ जाएंगी कि तुम्हारी किताब में फिर कोई मसला है, सारे के सारे 2 नंबर निकल रहे हो। आर्ग्यूमेंट तो ठीक देंगे ना वो, क्योंकि हम क्लेम यही करते हैं कि कुरान पाक में से हम कुरान के फॉलोअर हैं, सारे एक जैसे, हाँ जी, तो इसका मतलब किताब ही ऐसी, हालांकि कुरान के वो वाले फॉलोअर नहीं है हम, कुरान का ही कुछ हो रहा है। साहबा भी तो कुरान ही के फॉलोअर थे, वो ये दुनिया उनके किताबें क्यों आती थी, भाग भाग के इमिग्रेशन होती थी कि हमने इनसे सीखना है, इनके साथ रहना है। एक गली खोली हमने मदीना स्ट्रीट, सारे फैसिनेट हो गए थे ना उस्मा की बात पे कि स्टेट ऑफ मदीना स्ट्रीट खोली, कैसे फैसिनेट होते, पूरा मदीना जब असल में खुला था वो भी नबी अलैहिस्सलाम के अंदर, तो दुनिया का क्या हाल हुआ होगा सोचें जरा। मगर हम क्या करें इस वक्त, लोग नाम सुन के भाग जाते हैं, मोहल्ला बदल रहे हैं, पता है लिटरली लोग मोहल्ला बदल रहे हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर के साथ, मुसलमान आगे सेटल हो गए और सही बदल रहे हैं, सही बताऊं कई जगहों पे हम भी बदलते हैं, पाकिस्तानी टोरंटो में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मैं अपने खुद विटनेस हूं। पाकिस्तानी इसलिए नहीं रहता उधर के साथ पाकिस्तानी रहते हैं, मैं उधर नहीं रह सकता, पता नहीं क्या डर है, सही डर है ना, क्या चोरी चकारी हो जाएगी पता नहीं चलेगा, क्या सियासतें शुरू हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, क्या टॉक्सिक किस्म का बिहेवियर शुरू हो जाएगा, खबरें लेने आया करेगी आंटी उधर से, क्या चल रहा है, मैं तो खाली पूछने आई थी ये आपके हस्बैंड है कौन है, ये वाला पहला सवाल पूछती हैं आके, जी हाँ हस्बैंड है, क्या क्या करते हैं, कहाँ कितना कमाते हैं, ये वाले सवाल, ये प्राइवेसी ब्रीच करने की मशीन पाकिस्तानी खातून, स्पेशली अगर 50 साल प्लस हो गई है तो सबसे पहले पर्सनल सवाल करती है आगे, तो डरते हैं लोग फिर कि ये इस्लाम सीखे तुम्हें, ये कुरान है, सूरह हुजरात तेरे लिए नहीं आई थी, क्या बीच में से खबर लेती है आके। या आदमी भी, लिटरली आदमी भी, मैं खाली औरतों को ब्रांड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है, ये ब्रांड ज्यादा मशहूर उनकी वजह से हुआ है। कोई भी बात हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये लोग डरना शुरू हो गए, और फिर चलो ठीक है यार आप तजस्सुस के मारे हुए हैं, बहुत सवाल करते हैं, तो बाकी का अखलाकियात तो दुरुस्त कर लेते, फ्रॉड आपने करना है, कोई इल्म की बात हो जाए है हमें तो नहीं पता, ठीक है, और अगर नहीं पता तो सीखना है, नहीं सीखना भी नहीं, आप वो कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले, अपनी पहले शक्ल देख या किसी ये जुमला आएगा, तो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर में ब्रीडिंग इन, ना इल्म सीखना है ना बढ़ने देना है, और बल्कि तानों की मशीन गन बच्चे को हाथ में पकड़ाई जानी है कि बेटा तू तानों का अलकायदा है, तू तानों का यूएस मरीन है, तू मोसाद CIA से भी ज्यादा ट्रेंड है कि ताना कैसे कसेगा और लोगों को एनालिसिस कैसे किया करेगा। आंटियां दीवारों 6-6 इंच की दीवारों में से हाल जान लेती हैं हमसायों के घरों का, नाम पता होते हैं उनको, लिटरली लोगों के बच्चों के भी, फलां वहां पे जाता है, फलां स्कूल में जाता है, फलां के इतने कजन है, ये लड़की उस दिन वो कल कपड़े पहन के एंटर हुई थी, उसको उस गाड़ी से निकली थी, पूरे के पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में टोरंटो में जब पाकिस्तानी आंटी आती है और CIA की मशीनें लगी होती हैं, CIA वाले थक के मर जाते हैं कि यार हमारे पास इतनी डिवाइसेस नहीं है जो इतनी इंटेल रखी, और पाकिस्तानी आंटी कहती है फिक्र ही ना करें, मुझे बस आधा घंटा दे दें, एक दो मुझे देखने दे कहाँ से गाड़ी एंटर हुई कहाँ से गई, और पूरे खानदान का नक्शा मिल जाएगा। वो बेचारे मारे मारे फिर अरबों डॉलर लगा के, उनको नहीं पता चलता, हमें लेकिन सारी खबरें पहुंच जाती। सो ये कहां से हो रहा है, ये हमारी नस्ल दर नस्ल ट्रेनिंग से हो रहा है। एक नस्ल में इतनी एक्सपर्टीज नहीं आ सकती है, 30-40 नस्लें मिलकर उन्होंने PhD कराई हमें इस कल्चर की, तो लोग डरते हैं ना फिर कि ये कुरान सीखे आपने। मैं अभी खाली कल्चरल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, अभी आते हैं मैकेनिकल एस्पेक्ट के ऊपर बताता हूं, फिर मैकेनिक्स खोलता हूं, आपको पता चले कि किस बात के आंसू खून के निकलते हैं अरब में, हो क्या रहा है इधर। पाकिस्तानी जितना पाकिस्तानी से डरा हुआ है दुनिया में कोई कौम पाकिस्तानी से इतनी डरी हुई, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का पता होता है कि यू आर इक्वली डेडली मैन, इवन मोर, ठीक है। और पाकिस्तानी खातून जिस तरह पाकिस्तानी खातून से डरती है, वो हक है असली डर का, असली डर का हक अदा करती है, क्योंकि दोनों को पता होता है कि पता भी नहीं चलेगा और पूरा खानदान खत्म भस्म कर दूंगी, एक मुंह से जुमला निकलना है और 30-30 नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि कारी जरब लगाती है, शी नोज एग्जैक्टली वेयर टू हिट, हाउ टू हिट, व्हेन टू हिट एंड हाउ मच टू हिट, हाउ मेनी टाइम्स टू हिट। ये वाली कम्युनिकेशन, ये वाले टेक्निक्स, इसके ऊपर हमने मास्टरी किया। लोग कहां से कहां पहुंच गए दुनिया के मसलों को सॉल्व करते हुए, और हम इस वक्त देख रहे हैं कि आपके हस्बैंड पैसे कितने कमाते हैं,
ठीक है, तो ये घर अपना है या किराए का है? पहला सवाल पाकिस्तान में कोई भी कहीं एंटर होता है ना, ये हालात हैं हमारे, ये कुरान पाक ये हमने इम्प्लीमेंट किए। तो बाकी के गुनाह तो छोड़ें, अभी स्टेटस को के गुनाह, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ जिसपे इंसान और जानवर में क्वालिफिकेशन होनी थी। So this is a problem that only next generation is going to solve. Stop this machine from the last 100 years, and that's the only way कि अगले 100 नस्लों को ठीक कर सके। तज़हीक ठीक है, आप बहुत बड़े मुतकब्बर हैं, तज़हीक करें, और खुद तो अपने आप को तो इल्म की तरफ लेके आओ, नहीं मैंने खुद भी इल्म में नहीं आना। तो ये एक ऐसा मसला है जो कि जड़ में बैठा हमारी, वो हटाना है कि बेशक आप अबू जहल हैं, आप उमैया बिन खलफ हैं, अबू जो भी हैं, आप मुतकब्बर तरीन आदमी, फिरौन खुद हैं आप ये बताएं आपको बेसिक्स क्लियर हुई हैं कि नहीं? ये सवाल अगर हम अपने ऊपर अपना मुहासबा शुरू कर दें तो एटलीस्ट अगला बच्चा फिरौन नहीं पैदा होगा। मुझे पता है ना, मेरे साथ जो भी हुआ पिछली 3 नस्लों ने किया उसके असरात तो आएंगे। उसको मैं किस डेवलपमेंटल साइकिल पे डालूं कि वो सबसे पहले मुझे बाइसेक्ट करता हुआ, मेरे दादा परदादा को बाइसेक्ट करता हुआ डायरेक्ट नबी अलैहि सलाम तक पहुंचे कि भाई यहां से मैंने सोर्स लेनी। मुसलमान तो कर रहे ना, हमारे नस्लों ने इतना बड़ा एहसान तो किया ना हमारे पर कि नबी इस्लाम की शनाख्त दे दी। हाँ तो ठीक है, आप पहुंचते ना उधर तक, जो गलत है उसको गलत मानेंगे, जो सही है सही मानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप डोज ज्यादा नहीं होगी, बट जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ये दवाई हमें एक दूसरे के थ्रू मिलती रहे। ठीक है, और हम एक दूसरे का जो मामला है ना वो एक दूसरे के फीडबैक से दुरुस्त करते रहें। मैं आपको सिर्फ नफ्सियात का ही एंगल दे सक रहा हूँ आज, अगली दफा इंशाल्लाह अगली कुछ एक साथ में हम किसी और तरीके से इसको कवर करेंगे। एक प्रोग्राम साथ साथ चलता रहेगा, मिक्स मत कीजिएगा, मेरा हर प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं होगा। हमने वंस इन अ वीक इंशाल्लाह 1 घंटा रखा हुआ है, आज 2 घंटे हो गए। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं एक लास्ट, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि इनका क्वेश्चन लेना है, नहीं वो खुद ही वो अनम्यूट हो गए हैं। ठीक है जी, सो आप में से अगर कोई अनम्यूट है तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, अब वक्त खत्म हो गया। वी विल टॉक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। से बात करें प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज, मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ। क्वेश्चन क्या आपका? सर मेरा क्वेश्चन बच्चों से रिलेट ही है। आपने इस सिलसिले में कभी बात नहीं की इस टॉपिक पे कि जो बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं, फिर उनकी साइकी को कैसे ठीक किया जाए, जो बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि डैमेज हो जाते हैं। और जिनसी तशद्दुद का शिकार भी अपने पेरेंट्स से होते हैं। वो तो एक्सेप्शनल केस है, मगर जिनसी तशद्दुद का शिकार होना एक नॉर्मल केस है पाकिस्तान में। ठीक है, इस पे मैं आपसे वादा करता हूँ अगर जिंदगी रही तो एक प्रोग्राम तफसीली जरूर करूंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, स्पेशली लड़कियां, बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल डैमेज जो है ना वो इतना विजिबल है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछें, कोई से 10 साइकोलॉजिस्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, जहां से भी उठाएं जो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट है, उनसे कहें आपके पास जो ज्यादातर पेशेंट आते हैं एकेडमिकली बताओ क्या वो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार थे बचपन में, जो कि मेजर प्रॉब्लम्स में आते हैं। आपको 90% साइकोलॉजिस्ट ने बोलना है कि 100% बंदे जो मेजर प्रॉब्लम में आते हैं वो बचपन से ये वाला वाकया उनके साथ हुआ है। ठीक है, सर आपने ये इस पे इतना बात, पाकिस्तान में इतना कॉमन है। इतना बड़ा मसला आपने इस पे बात क्यों नहीं की? मैं बहुत अरसे से आपका इंतजार कर रही हूँ कि इस टॉपिक पे बात करें आप। मैंने कभी भी ऐसा सेशन नहीं किया जिसमें कोई मसला ना मैंने उसका हल करने की कोशिश की हो, तो ये वाला भी एक ऐसा है जो कि करना चाहिए मुझे। आई एम ऑलवेज, मैं असल में ना लार्जर स्केल के ऊपर विजन देने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसा केस है, जाहिर है हर कोई ये नहीं कहता कि हाँ जी मेरे साथ भी हुआ, हर कोई ये नहीं कहता। मैं वो वाले मसाइल की डील कर रहा हूँ जो हर एक के ऊपर हर वक्त यकसा तौर पर प्रेशर डाले हुए। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस, बिकॉज ये इतना डेटा मुझे मिल रहा है ना साइकोलॉजी के realm में से। मैं तो आप पाकिस्तान में ना जिस साइकोलॉजी से पूछ रहा हूँ ना, तो मेरे 2-3 एक्सरे क्वेश्चन होते हैं ना, so they're all unanimously saying कि यार ये तो मतलब डिटेल्स ओवर डिटेल्स आ रही हैं, और बहुत कम है कि अपने माँ बाप ने किया और आप
मैं बस ये बात को बता दूं, मगर है जरूर, है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 500 में से एक है कि बाप खुद या माँ खुद, बाप ज्यादा मगर माँ कम, मगर फिर भी ये खुद अपने बच्चों के ऊपर ही हमला कर दे, बड़ा रेयर होता है, अल्लाह ताला बचाए। मगर बाकी के कजन, चाचा, मामा, बड़े कजन, ये तो पै दर पै बच्चे खा रहे हैं हमारे लोग, ठीक है। देर हमला आवर हुए में, ये इस लेवल की कौम है ये। भाई तो कह रहा हूं मैं, क्यों पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से डर लगता है? हम अपने ऊपर ही नहीं एतबार कर सकते हैं, अपने खानदानों के अंदर एतबार नहीं हमारा, किसी और पे क्या एतबार करें? मैं आपको सर, बता रहा हूँ ये। जी, मैं आईएमएस की लीडरशिप में ही हूँ, तो मैं भी एक्चुअली इसी के ऊपर ही काम कर रही हूँ, इसी साइकोलॉजी के ऊपर ही। तो वो बच्चे कैसे पहचाने जाएं जो इसका शिकार है, क्योंकि वो जब बड़े होते उसके हैं तब इंडिकेटर्स हैं, ऐसे नहीं पहचाने जाते। उसके थोड़े से साइकोलॉजी का जो एक कोर्स है ना, वो जरूर कर लें, किताबों में बड़ा अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, क्योंकि ये पूरी दुनिया का एक कॉमन एक मसला है। तो ये जो हवस अपने ही बच्चों पे निकालने वाली कौम जब आ जाए ना, तो उस कौम की मतलब क्या अल्लाह ताला से फिर अजाब ही मांगा जाए ना, तो उन बच्चों की कुछ निशानियां होती हैं जो कि बच्चों में आप देख सकते हैं, और बड़ों की कुछ निशानियां होती हैं जो कि उनके मसाइल में नजर आती हैं। बच्चों के मसाइल में नहीं, बच्चों के बिहेवियर में नजर आती हैं, और बड़ों के मसाइल में नजर आती हैं कि बच्चे, बड़ों को नफसियाती मसला चल रहा है। तो you we will give you, I'll give you a list of how to look at things, मगर इसका रोकथाम कैसे करनी है उसके ऊर असल में प्रोग्राम करना चाहिए, ठीक है। बहुत Thank शुक्रिया you so सर। much, Faida. Good question. I want you to remind me of that somehow. किसी तरीके से आप IMS में है तो प्लीज इस सेशन का रिमाइंडर कराइएगा। मेरा और आपका राब्ता तो IMS के थ्रू है ही, ठीक है। जी सर। Thank you so much again for your time and patience. मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।